तो आप क्या स्कूल्स में प्रोग्राम कर रहे हैं? अमन, माउंटेन क्लाइंबिंग का रिस्पांस कैसा है देहरादून में? अभी उत्तराखंड में और हिमाचल में स्नोफॉल हुआ और सारी भीड़ इन दो जगह में पहुंच गई। जो भी टूरिस्ट वहां पर आए थे वो लोग फंस गए वहां पर। तो बर्फ क्या सिर्फ इन दो जगहों में गिरी थी क्या? बर्फ क्या सिर्फ नैनीताल, मसूरी या मनाली में ही पड़ती है। पर अब वही बात है ना सर, पीपल आर गोइंग फॉर व्हाट पीपल आर सीइंग ऑनलाइन। जय हिंद एवरीवन, पॉडकास्ट विद पंकज आर्या के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रोफेशन की बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी रेयर है। आज हमारे साथ हैं ट्रैवल लॉफ्ट के डायरेक्टर अमन सर, और हम उनसे जानेंगे कि एडवेंचर एज ए करियर क्या होता है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा पॉडकास्ट विद पंकज आर्या के एक नए एपिसोड में, और हम आज जानेंगे आपके बारे में, ट्रैवल लॉफ्ट के बारे में। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। एंड बिल्कुल, आप जो भी पूछेंगे हम बिल्कुल तैयार हैं आंसर करने। तो सबसे पहले आप बताएं कि ट्रैवल लॉफ्ट क्या है। ये जो नाम है ये भी हमारे लिए एक नई चीज़ है। तो जैसे कि आप लोग को पता है या फिर जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ। Traveloft is adventure sports and trekking based company, and recently we have also started with outdoor education and village tourism. तो काफ़ी सारी चीज़ें एक सिंगल बैनर जो कि Traveloft है उसके अंडर हम लोग कर रहे थे। तो वी थॉट विद एन आइडिया, मतलब हम लोगों ने सोचा कि क्या नाम रखा जाए, क्या ऐसा कुछ हो जो कि सिग्निफाई करे हमारी स्टोरी को। सो वी यूज टू वर्ड्स, ट्रैवल एंड लॉफ्ट, है ना। सो ट्रैवल एग्जैक्टली आप समझ सकते हैं जो कि हम लोग काम करते हैं। लॉफ्ट होती है एक छोटी सी नाव। तो एक छोटी सी नाव में आप ये मान के चलो 4-5 अलग अलग पिलर्स हैं जो कि हम काम करते हैं। तो हाँ, इतनी सारी जो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं विच कम्स इन अंडर दैट स्मॉल लॉफ्ट। दैट इज व्हाई वी केम अप विद ट्रैवलॉफ्ट। एंड बेसिकली ट्रैवलॉफ्ट सिर्फ ट्रैवलॉफ्ट नहीं, हम उसके आगे इंडिया भी लगाते हैं बिकॉज मोस्टली जितनी भी सर्विसेज है एंड जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं इट्स पैन इंडिया ओनली। तो इस वजह से तो एडवेंचर एज ए करियर, ये आपके मन में बात आई कैसे? So I'll be very honest with you. Traveloft was founded in 2021 में फाउंड हुआ था। बट मैंने अर्ली में, मतलब इनिशियली मैंने सोचा था कि पहले मैं समझूंगा इस बिजनेस को, देखूंगा क्या है इसका फ्यूचर क्या है, एंड देन आई स्टार्ट विद माय ओन कंपनी लेट्स से इन द कमिंग ईयर्स, जो कि अभी हम लोग 2026 में है। मैंने सोचा था 25-26 में मैं स्टार्ट करूंगा। बट वॉट हैपेंड इज, जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा, 2020 में 19 लास्ट एंड 20 में कोविड हुआ। सो जस्ट बिफोर दैट मैंने अपने कोर्सेज करे थे सारे, एंड मैंने सोचा था कि हाँ इस फील्ड में मेरे को आना है। देन कोविड हैपेंड, सब लोग अपने घरों में थे, ठीक है। तो काफ़ी लोग, आपने देखा होगा हमारा जो टूरिज्म सेक्टर था वो टोटली बिल्कुल ही डिसबैंड हो गया था। सो उस समय पे क्या हुआ, IITM करके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड मैनेजमेंट करके है हमारा, उन्होंने एक सेमिनार रखा अबाउट व्हाट इज हैपनिंग टू टूरिज्म एंड व्हाट विल हैपन टू टूरिज्म पोस्ट कोविड। तो लकीली मेरे एक नोन थे, उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा कि अमन आप इस फील्ड में रिसेंटली आए हो, यू शुड अटेंड सच सेमिनार जो कि आपको पता है कि फ्यूचर क्या है इस चीज़ का। तो उसमें इट वॉज अ 7 डे सेमिनार, मतलब 7 डे प्रोग्राम था पूरा। आखिरी दिन देयर वाज अ सेमिनार लास्ट में, एंड विच वाज फ्रॉम अ वेरी ओल्ड प्रोफेसर, काफ़ी पुराने प्रोफेसर थे वो, मतलब काफ़ी टाइम से एसोसिएटेड थे वो IITM से। तो काफ़ी बोरिंग चल रहा था उनका पार्ट, बट लास्ट पार्ट था, तो मैंने सोचा यार पूरा वाई नॉट अटेंडेड फुल्ली। तो लास्ट में वो एक हीरे वाली बात बोल गए जो कि उस समय मेरे को फील हुई एंड मैं रिलेट कर पाया। तो उन्होंने बोला कि एनी यंग एस्पिरेंट्स या फिर यंग पीपल या फिर कोई लोग जो कि ट्रैवल में, नॉट ओनली ट्रैवल, सारी चीज़ें, ट्रैकिंग, आउटडोर्स, घूमना, एडवेंचर, इस फील्ड में इस समय पे काम करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। मतलब कोविड में सब लोग अपने घरों में थे, आपको पता है, सब लोग ऐसे थे कि बस हम लोग को बाहर निकले, हम लोग को पूरे 24 घंटे में कितने लिमिटेड आवर्स मिलते थे निकलने के, एंड फिर सडनली कोविड खत्म हुआ। वो जो हमारा लॉकडाउन का बैन था वो हम लोगों से हटा, तो पीपल वर फ्री, एंड सबसे पहले लोगों को क्या दिखा, लेट्स एक्सप्लोर। सो दैट इज़ वाई 2020 में हम लोगों ने सोचा कि वाई नॉट स्टार्ट विद दिस, बिकॉज पीपल विल कम। लोगों को अभी ऐसा है कि काफ़ी समय से अपने घरों में है, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस है, थोड़ा दे वांट टू रिलेट टू द आउटडोर्स, एंड यस देन वी डिसाइडेड कि हाँ इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी, एंड स्लोली वी स्टार्टेड विद ट्रैकिंग एंड आउटडोर एजुकेशन। मैं आपको ना थोड़ा सा और पीछे लेके जाता हूँ। जब आप क्लास 10th में रहे होंगे या 12th में रहे होंगे, क्या आपने इस चीज़ के बारे में सोचा था? ऑनेस्टली मैं क्लास 10 तक की बात बताऊँ तो आई विल नॉट नेम द स्कूल, बट मैं एक स्कूल से पढ़ा हूँ जहाँ पर, विच इज़ अ वेरी गुड स्कूल, ऐसी बात नहीं है। उसी की वजह से आज की डेट में मैं जहाँ पर हूँ, आई एम एबल टू कन्वर्स विद पीपल लाइक यू। बट देयर वाज नॉट वेरी मच फोकस ऑन आउटडोर्स या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर्स। स्पोर्ट्स थे, बेसिक स्पोर्ट्स थे, एंड जितना था कि मतलब एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना रहे उतना था, बट नॉट वेरी फोकस टुवर्ड्स समथिंग रिलेटेड टू आउटडोर्स या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर्स या फिर स्पोर्ट्स हम इंटायरली बोले तो।
तो 10 तक तो बिल्कुल भी नहीं था। बस मैक्सिमम ये रहता था कि जो टाइम स्कूल के बाहर रहता था उसी टाइम में हम लोग स्पोर्ट्स या फिर कोई ये चीज़ें देखते थे। बट हाँ, लकीली आई एम फ्रॉम मतलब मेरे फादर इज सर्विंग राइट नाउ, अभी भी वो सर्व कर रहे हैं फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, इज सर्विंग इन बीएसएफ राइट नाउ। तो बचपन से जितनी छुट्टी होती थी, गर्मियों की आपको पता है 3 महीने की छुट्टी, सर्दियों की 1 महीने की छुट्टी, तो मेरा फिक्स रहता था कि मैंने अपने फादर के पास जाना है एंड वहाँ पर जाके उनके साथ जो भी उनका पूरा रूटीन होता है, सुबह 5 बजे रो कॉल हो रही है, सुबह पीटी के लिए जा रहे हैं, शाम को रो कॉल हो रही है, बच्चे वहाँ पर रस्सी चढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ें जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ फौजी करता था, मैं कोशिश करता था उसको इमिटेट करने के लिए। तो हाँ, वो चीज़ थी हमेशा से दिमाग में। देन 11th-12th एक ऐसा टाइम आया कि 11th-12th में मेरे को आउटडोर्स और ये ट्रैकिंग और ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई। कैसे कि अब देखो, हम लोग उत्तराखंड से, देहरादून से, लकीली वी आर सो क्लोज टू द माउंटेन्स, वी कॉल देहरादून, कोटद्वार, ये जो हमारी स्टार्टिंग प्लेसेस है, वी कॉल दीज प्लेसेस द गेटवेज टू द हिमालयाज, कि लोग पहले यहाँ पर आते हैं, यहाँ से हमारे हिमालयाज स्टार्ट होते हैं। तो मुझे आज भी याद है, मेरा 10th का बोर्ड्स खत्म हुए थे, 3 महीने की छुट्टी थी एंड माई पेरेंट्स वर लाइक कि तेरे को क्या चाहिए, तो मैंने बोला मुझे 2-3 दिन चाहिए। तो बोला क्या करेगा, मैंने बोला मेरे को घूमने जाना है, आई वांट टू एक्सप्लोर। तो मैंने बोला ठीक है। अभी तो वैसा माहौल रहा नहीं है, लेकिन उस टाइम में आपको पता है कि अगर कोई, हम लोग पहाड़ में अपने पहाड़ की तरफ जा रहे हैं तो कोई ऐसी डर की बात नहीं होती थी, सब कुछ बिल्कुल सबको पता है, गाँव जा रहे हैं, सेफ्टी है, सब कुछ है। तो मैं 10th के बाद निकला, नेटवार करके एक जगह है जो कि आज की डेट में बहुत फेमस है, आप सभी लोगों ने सुना होगा, केदारकाठा, हर की दूने ट्रैक्स, मतलब ऑल ओवर इंडिया, केदारकाठा को तो हम बेस्ट विंटेड ट्रैक ऑफ इंडिया तक बोलते हैं। तो उस समय नेटवार करके जगह है जो कि जो एग्जैक्टली केदारकाठा का स्टार्टिंग पॉइंट है, साकरी, उससे थोड़ा सा पहले पड़ती है, वहीं तक बस चलती थी। तो मेरे को आज भी याद है, मैं रेलवे स्टेशन गया अपना, इधर लक्की बाग वाला पर्वतीय रेलवे स्टेशन, और मैं वहाँ गया तो मैं, कंडक्टर्स थे बहुत सारे, तो मैंने पूछा आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, कोई बोल रहा था यहाँ चमोली वगैरह, तो ये कुछ नाम थे मैंने सुने हुए थे। फिर एक ने बोला नेटवार, तो मैंने बोला ये क्या नाम है अलग सा, तो मैं बोला कितना दूर है, कहता है 180 किलोमीटर। तो बोलता है कहाँ जाना है तेरे को, मैं छोटा था तब, 16-17 साल का। तो मैंने बोला मेरे को वहाँ तक जाना था, एक बस क्लास जा रही है। मतलब आपने डिसाइड नहीं करा था कि आपको कहाँ जाना है, क्यों जाना है? नहीं। और रेलवे स्टेशन में जाके भी जो बस स्टेशन है, यस, वहाँ पर डिसाइड करा आपने कि मैं कहाँ जाऊँगा? एग्जैक्टली, क्योंकि घर वालों ने बोला था कि 10th में अखबार में फोटो लेकर आ और तेरे को जो चाहिए वो तो तेरे को देंगे हम लोग। तो मैंने उसमें 3 दिन मांगे थे, जिसके लिए मैं इसके लिए निकला। तो लकीली ऐसा हुआ कि चलो ये मिल गई नेटवार की जर्नी, एंड मैं जैसे बस में बैठा, मैं बैठ रखा था, सबसे आगे तो एक फॉरेनर आता है, लंबा बिल्कुल 6.5-7 फुट का, और वो बिल्कुल आउटडोर अटायर में, जो कि आज की डेट में हम रहते हैं, बिल्कुल पूरा रक्सैक वगैरह, उससे मुझे पता भी नहीं था रक्सैक क्या होता है एंड क्या बोलते हैं, ट्रैकिंग शूज, इतने लंबे लंबे बूट्स उसके थे। वो आया और पीछे जाके बैठ गया, कंडक्टर आता है, वो सबसे टिकट काटता है, सबके कट गए, उन दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है और मुझे समझ में आ रहा है कि वो लोग बात नहीं कर पा रहे। मैं खड़ा हुआ, मैं पीछे गया उसके पास में, तो मैं उसके बाद बैठा थोड़ी देर, मैंने ऐसी थोड़ी कन्वर्सेशन करी कि अच्छा क्या है, मैंने हेल्प करा कंडक्टर से, यहाँ टिकटिंग वगैरह में उसकी हेल्प करी। तो मैं पूछा कहाँ से आ रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो? तो मुझे आज भी याद है, उसका नाम था एरिक रोवाकोव्स्की। वो था आई बिलीव रशियन या फिर क्रोएशियन, बट ही वाज लिविंग इन यूएस, ही वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और ये जब मैं 10th क्लास में रहा हूँ, आई बिलीव 2012 या 11 की बात होगी, उस समय टच आईपैड लेके चल रहा था। तो जब मैंने उससे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उसने वो निकाला, तो उसने बोला मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मैं केरला से आ रहा हूँ, और मैं केरला से पूरी इंडिया घूमते हुए एंड आई एम एंडिंग माई जर्नी एट हरकीदून, जो भी मैंने प्रीवियसली मेंशन करा। तो ऐसी ऐसी बातचीत होने लगी उसके साथ में। तो हम जब वहाँ पर पहुंचे, नेक्स्ट डे ही वाज प्लानिंग कि मैं आगे निकलता हूँ, बट उसे मेरी कंपनी, जैसे हमारा जो फील था वो पसंद आया उसको, तो उसने बोला मैं आपके साथ 1 दिन और रुकता हूँ। और आप अकेले थे आपके साथ? आई वाज अलोन। बट ऐसा रहा नहीं कि बचपन से अपने दादी नानी के साथ खेले हैं, तो वो पहाड़ी माहौल, वो पहाड़ी कैसे बात करनी लोगों से, कैसे रहना है, कैसे हम्बल रहना, वो चीज़ें पता है लोग। पहाड़ों में आज मैं बिलीव करता हूँ देयर आर नो साइंस ऑफ डेंजर, है ना। तो उन्होंने डिसाइड करा कि 1 दिन और रुका जाए। दैट डे आई कनेक्टेड विद अ पर्सन हु आई वाज अबाउट टू बी एट दैट टाइम, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका, और ये यूएस में जहाँ पर ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें नहीं मिल रही है, वहाँ से अपनी वो लाइफ छोड़ के, कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के, ही स्पेंडिंग मनी टू कम टू इंडिया एंड विजिट प्लेसेस लाइक हरकीदून, जो आज की डेट में लोगों को पता है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 15 years ago। तो वो मुझे बोलता, मुझे भी नहीं पता था क्या हरकीदून, मैप्स खोलता, मैं तो पहले यही सोच में था, ये टच, ये व्हाट इज दिस, तो खोल बोल के दिखाता है ऐसे ऐसे कि आई एम गोइंग टू दिस प्लेस, ठीक है। तो उससे मुझे फील आया, मतलब मुझे सबसे पहले ये चीज़ एक्वेंट हुई कि यार क्यों एक बंदा जो कि ऑलरेडी जॉब कर चुका है, जो मैं उस समय एस्पायर कर रहा था कि मेरा स्कूल खत्म होगा, मैं कॉलेज करूंगा, जॉब करूंगा, वो बंदा वो उस स्टेट में वापस घूमने आ रहा है इधर।
तो वहाँ से मेरी रिलेटेबिलिटी स्टार्ट हुई कि मतलब ये एक ऐसी चीज़ है माउंटेन्स, और एक ये सब चीज़ ऐसी है कि फ्यूचर में जाके अगर मैं कोई जॉब भी करता हूँ फिर कोई पर्टिकुलरली काम भी करता हूँ, ये हमेशा रहने ही वाला है। तो उधर से एग्जिस्टेंस आप बोल सकते हो कि एक शुरुआत बोल सकते हैं कि 11-12 से मुझे फील होने लगी वो चीज़ें। तो यहाँ से फिर आपकी जर्नी कैसी रही? मतलब आप अकेले 3 दिन की थोड़ा सा जर्नी भी जानना चाहेंगे आपसे कि आप अकेले, आप किसके साथ थे, क्या रहा? तो क्या होता है ना, जैसे भी आप आज भी आप कभी गाँव में जाओगे ना, आप जैसे ही बस से उतरोगे, चाहे आप अकेले हो, चाहे अपने दोस्तों के साथ हो, किसी के साथ हो, कोई ना कोई आके आपको अपने आप ही अप्रोच करेगा। जी। क्योंकि गाँव में जो हम बोलते हैं अभी भी अतिथि देवो भव, वो हमारे उत्तराखंड में है। हम देवभूमि बोल रहे हैं, हम ये सब बोल रहे हैं, तो लोगों को लगता है यार ये कोई बाहर से बंदा आ रखा है। हम ही नहीं, मैं तो चलो यहाँ का था, थोड़ी भाषा भी आती थी, पर कोई बाहर से भी अगर बंदा है उसको बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिलेगी यहाँ पे। मैं बहुत कमर्शियल जगहों की बात नहीं कर रहा हूँ, बट पर्सनली जैसे हम लोग जहाँ काम करते हैं या फिर उत्तराखंड के मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, यहाँ पर है अभी भी वो कल्चर कि आपको बहुत वेलकमिंग तरीके से लोग वो करेंगे। तो मुझे आज भी याद है जब मैं नेटवार सबसे पहले उतरा, तो हाँ वो फॉरेनर के लिए तो नया था ही था, बट मेरे लिए भी नया था। तो हम उतरे तो सबसे पहले तो हाँ ना कोई होटल का कंसेप्ट, ना कोई होम स्टे का कंसेप्ट, कुछ भी नहीं। तो पहले तो मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर कुछ कमरा है रखने के लिए, कहीं पे कुछ नहीं मिला। देन एक भैया मिले, ऑफ कोर्स मैं फोन निकाल रहा हूँ तो फोन में नेटवर्क नहीं है, कुछ नेटवर्क नहीं है, घर पे भी नहीं बता सकता, मैं पहुंच गया हूँ, मतलब टोटली डिस्कनेक्ट। तो मैंने फ़ोन निकाला, नहीं मिला, थोड़ा बहुत पता वता करा, तो एक फैमिली थी जो देहरादून शिफ्ट हो गई थी, तो उनकी चाबी थी एक फैमिली पे, तो हम मेरे को और उस फॉरेनर को, मुझे आज भी आता है, 75 रुपये में 75 रुपीज़ मेरे से लिए थे, 75 रुपीज़ उससे लिए थे, और हमको एक रूम दिया छोटा सा, मस्त, मतलब आज के डेट में उसे बोलूँ तो कम से कम मतलब थाउजेंड्स में जाएगा वो रूम। इट वॉज अ प्रॉपर वुडन रूम विथ प्रॉपर वुडन बेड्स, है ना। मतलब आप ये बोलो कि उस पर देयर वाज नथिंग जो कि हम नीचे क्या बोलते हैं, हम जैसे मटेरियल्स बोलते हैं, हम लोग ईंट, हम लोग यहाँ शहरों में आपकी सीमेंट, रेता, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर टोटली रॉ वुड था। कमरे के अंदर भी घुस रहे थे तो जो सुगंध आ रही थी ना, पेंट वगैरह सब चीज़ की नहीं आ रही थी, वो रॉ वुड होती है जो एक आप एसेंस फील कर सकते हो रॉनेस की, वो चीज़ आ रही थी। तो ये चीज़ फील करी, फॉरेनर भी साथ में था। देन नेक्स्ट डे जैसे कि मुझे लगा अभी आगे जाएगा अपना अर्की, उसने बोला नहीं यार तेरा क्या प्लान है, तो मैंने बोला मैं तो गाँव घूमूंगा। तो गाँव घूमेगा मतलब मैं बोलूँ यहाँ से हाई पॉइंट जाऊँगा, तो बोलता है हाई पॉइंट, मैंने बोला हमारे इसमें क्या होता है सर, कोई भी गाँव के टॉप पॉइंट को डांडा बोलते हैं, कि कोई भी अगर मेरा ये गाँव है तो मैं अपने भेड़ बकरी पे जा रहा हूँ तो मैं डांडे तक जाऊँगा, वहाँ शाम के लिए फिर वापस अपने आ जाऊँगा। तो मेरा प्लान था कि वो डांडे तक जाऊँ और गाँव वाले से बोलूँ घूमूँ। तो दैट डे दैट पर्सन वॉज विथ मी द होल डे। हम लोग बहुत प्रॉब्लम्स में फंसे, हम लोग पता नहीं कहीं वाटरफॉल में घुस गए, कभी कहीं ऐसे जगह पे घुस गए, यहाँ से निकलना वापसी नहीं हो पा रहा था, गाँव वाले हमारी हेल्प कर रहे हैं, मतलब इट वॉज टोटल एडवेंचर। और वो 54-55 ईयर ओल्ड मेरे साथ वो 16 साल का बच्चा बन गया था। तो ऑफ कोर्स टाइम बढ़िया जा रहा था। देन शाम तक रियलाइज हुआ, मैंने उससे पूछा आप इतनी दूर वहाँ से यहाँ क्यों आए हो, कमिंग बैक टू माई, मतलब मेन जो मेरा पॉइंट था। तो उसने बोला यार मेरे को चीज़ें मिलती नहीं है। एंड मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपका कल आगे गाड़ी का करवा दूंगा। तो बस वहाँ तक चलती थी, पर आपको पता होगा हमारे यहाँ मैक्स चलती है, बोलेरो चलती है पहाड़ों में। तो उन्होंने बोला कि, मैंने बोला आप अरेंज करवाऊंगा। तो कहते हैं कि अब मुझे आगे गाड़ी से नहीं जाना। तो मैंने बोला क्यों? अब आप में से मुझे नहीं पता कितने लोग गए हैं पुरोला साकरी वगैरह वाले रूट पे, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रूट सर। यू स्टार्ट फ्रॉम देहरादून, मसूरी होते हुए, डामटा, यमुना पुल होते हुए, बड़कोट, ये पूरा क्रॉस करते हुए, पुरोला क्रॉस करते हुए रीच साकरी, बहुत सुंदर रूट है। तो मैंने आई गॉट इंट्रीग्ड, मैंने बोला ये क्यों पैदल चलना चाह रहा है भाई इतना, अगर वहाँ तक भी गाड़ी जा रही है। तो ही टोल्ड मी यार कल मैं बस में बैठा रहा, पूरे समय आई वाज सीइंग ब्यूटीफुल व्यूज, आई वाज एबल टू स्पॉट मोर देन 10 to 15 स्पीशीज राइट सिटिंग फ्रॉम द बस। तो और मैं बार बार तो आने नहीं वाला हूँ, तो अब मैंने डिसाइड करा यहाँ से मैं पैदल जाऊँगा, बिकॉज जो मैंने ये इतने लंबी जर्नी में मिस करा, पानी, नदी साथ में बह रही थी, फिर वो नदी में सांप भी दिखा फ्लोट होता हुआ, फिर मैं देख रहा हूँ कि अगस्त का टाइम था तो बहुत ज़्यादा नेचर उस समय वो ब्लूमिंग हो रखा था। तो उसने बोला मैं यहाँ से पैदल जाऊँगा। सो दोज वर सम पॉइंट जो एक्सपीरियंस था मेरे इसके साथ में। मैं ये नहीं बोलूँगा इधर से मैंने सोच लिया मैंने काम शुरू करना है, बट मेरा एक सबकॉन्शियस बिल्ड होने लग गया, मतलब मेरा एक पर्सपेक्टिव बिल्ड होने लग गया टुवर्ड्स आउटडोर्स एंड टुवर्ड्स माउंटेनियरिंग बोल सकते हो या फिर नेचर बोल सकते हैं आप। तो फिर अभी आप क्या कर रहे हैं, मतलब ट्रैवल लॉफ्ट अभी एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो जर्नी ट्रैवल लॉफ्ट कैसे आपके माइंड में आया, फिर आपने उसको इनकॉर्पोरेट किया, और अभी ट्रैवल लॉफ्ट क्या कर रहा है? अंडरस्टूड। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, ट्रैवल लॉफ्ट इज अ ट्रेकिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, विलेज टूरिज्म एंड आउटडोर एजुकेशन बेस्ड कंपनी। तो हम लोगों के
फिक्स डिपार्चर बैचेस जाते हैं ट्रैक्स के, मतलब काफ़ी सारे ट्रैक्स का नाम मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। केदार काटा हो गया, देवक्यारा हो गया, बराड़ से लेक हो गया, हरकीदून हो गया। इसके सिवाय वी डू टेलर मेड टूर्स ऑल्सो। जैसे अगर लेट्स से कोई हमें दिल्ली से कांटेक्ट कर रहा है या फिर पुणे से कांटेक्ट कर रहा है या फिर बैंगलोर से कांटेक्ट कर रहा है कि वी आर दिस अमाउंट ऑफ, हम लोग इतने सारे लोग हैं, दीज आर द डेट्स, हम हमारी आप ट्रिप प्लान करके दीजिए। तो हम उनके लिए पूरा उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द नीड हमें पूरा प्रोग्राम बना के देते हैं, विच इज नोन एज टेलर मेड टूर्स, मतलब फ्रॉम स्क्रैच हम उनके लिए बना के देंगे। दूसरा हमारा एडवेंचर स्पोर्ट्स है, जो कि काफ़ी हमारा फोकस रहता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स में आ जाता है आपका रॉक क्लाइंबिंग, snowboarding, skiing. So we have started with Dehradun's, not only Dehradun's, Uttarakhnd's first private rock climbing facility here in Dehradun. तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा ये चीज़, बट इंडोर क्लाइंबिंग, जिसको हम स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग भी बोलते हैं, इट्स नाउ अ पार्ट ऑफ ओलंपिक्स। सो हर कंट्री की अपनी टीम बन रही है, और अगर हर कंट्री की टीम बनती है तो हर कंट्री की, हर स्टेट्स की अपनी टीम बनती है। तो वैसा ही हम लोगों ने एक सेटअप यहाँ देहरादून में डाला है फॉर ऑल द पीपल लोकल। देहरादून में कहाँ पर? ये है सर, मोकमपुर करके है, इट्स अ लिटिल अहेड ऑफ जोगियावाला चौक, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5 to 5.5 किलोमीटर्स फ्रॉम द सिटी सेंटर। एंड इट इज़ ओपन फॉर पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। मतलब मेरे पास वहाँ पे 5 से 6 साल के बच्चों से लेकर 60 to 65 ईयर ओल्ड भी आए हैं। एंड ऑल्सो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कि मतलब ऐसी एज में जिस समय लोग ये सब चीज़ स्टार्ट भी नहीं करते हैं, पर वो भी अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं सब चीज़ों में। Then luckily Dehradun is very lucky, as I said, gateway to the Himalayas है। So we are very lucky that हमारी जो esteemed BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उनका खुद का ट्रेनिंग एरिया है देहरादून में। तो उन्होंने एक प्रॉपर पूरा रॉक क्राफ्ट का एरिया डेवलप कर रखा है, एंड वी आर लकी इनफ कि वो हमको अलाउ करते हैं कि हम लोग वहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग प्रैक्टिस कर सकें। तो अगर आपका क्वेश्चन स्टार्टिंग में ये था कि ट्रैवलॉग स्टार्ट कैसे हुआ, तो ट्रैवलॉग स्टार्ट ही रॉक क्लाइंबिंग से हुआ था। तो पहला बैच ही हम लोगों ने सोचा था, कोविड जब खत्म होता, लॉकडाउन जब पहला खुला था, उसका जो फर्स्ट संडे था, हम लोगों ने सोचा था कि लेट्स डू अ रॉक क्लाइंबिंग वर्कशॉप, क्योंकि हम लोग जाते थे वो वर्कशॉप करने के लिए ना, मतलब मुझे आज भी याद है जहाँ पर हम वर्कशॉप करने जाते थे, जब पर्सनली जाते थे खुद, तो हमें अपने सर्टिफिकेट लगाने पड़ते थे, फिर वहाँ पर हमें एनओसी देनी पड़ती थी, हमारी खुद जिम्मेदारी है, ये सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। देन जब हम लोग पहला बैच लेके गए तो हमें नहीं पता था कि लोग आएंगे, और हम पे सामान भी आई भी थी, 7-8 लोग का सामान इक्विपमेंट उस समय पे हो, क्योंकि हम पर्सनली फ्रेंड्स लोग करते थे। बट सडनली हुआ, जब तक संडे तक आए, हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप देखा, हम लोग डिस्कस करें आपस में, तो मोर देन 20 पार्टिसिपेंट्स हो गए थे। आई बिलीव 27-28 पार्टिसिपेंट्स थे ऑन आवर फर्स्ट क्लाइंबिंग, जो हम लोगों ने आउटडोर लर्निंग वर्कशॉप में निकाली। तो दैट वेरी डे वो हुआ वर्कशॉप, बड़ा अच्छा लगा हम लोग को भी, क्योंकि आप सोचो ना, मतलब आई पर्सनली कम फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो उधर से सीधा ऐसी फील्ड में शिफ्ट आओ जहाँ पर आपको अच्छा भी लग रहा है लोगों से टाइम स्पेंड करने में, यू आर अर्निंग मनी ऑल्सो, थोड़ा बहुत पैसा भी आप कमा रहे हो, एंड मेजरली ये कि यू आर फॉलोइंग योर पैशन। तो वो चीज़ जब सिंक होने लगी, देन आई थॉट कि अभी लेट्स पुल द फाइनल नेल इन द कॉफिन, एंड अभी चालू करते हैं इसको तुरंत में, अब मतलब स्केल पे, जैसे कि हम लोग बात कर ही रहे थे कि कोविड भी हो रहा था। सो यार, दिस इज हाउ वी स्टार्टेड। और ये आप बात कर रहे थे विलेज टूरिज्म की, ये विलेज टूरिज्म क्या है? सो एब्सोल्युटली सर, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, अभी हमने इन सब चीज़ों की बात करी, ये आपका एडवेंचर वाले सेक्टर में आ जाता है। बट विलेज टूरिज्म इज समथिंग दैट इज, मतलब मैं पर्सनली उससे सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। मैं आई कॉल माई सेल्फ अ रूरल प्रोपोनेंट। तो ये लोग कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं बेसिकली जो कि ग्रामीण पर्यटन, ग्रामीण एक्टिविटीज़, या फिर जो हमारे पुराने लोक संगीत, कल्चर हो गया, ट्रेडिशंस हो गए, उसको प्रिजर्व करते हैं एंड लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमारे भी ऐसा कल्चर है जो एग्जिस्ट करता है। सो प्राउडली आप अगर मेरे बारे में किसी से भी पूछेंगे, या फिर ट्रैवल ऑफ के बारे में किसी से भी पूछेंगे, मैं और मेरी जितनी भी टीम रही है या फिर है अभी भी, हम सारे लोग का हमेशा से फोकस ऐसी जगहों पर रहा है विच आर नॉट ऑन द मैप। बिकॉज जस्ट इमेजिन से यू आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली, लेट्स यू आर कमिंग फ्रॉम बैंगलोर, ठीक है, एंड यू आर कमिंग टू अ प्लेस, उन्होंने मतलब मसूरी आ रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसकी वैल्यू नहीं है, इट डज होल्ड अ वैल्यू, बट एक क्राउडेड जगह से देन अगेन यू कमिंग बैक टू अ क्राउडेड प्लेस, एंड देन यू ट्रैवल ओनली वंस और ट्वाइस इन अ ईयर, सो डजंट मेक एनी सेंस। तो तब हम लोगों ने ये चीज़ वो करी। देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर अलग अलग सी मैंने देखी। जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं तो वो तो उनको पता है कि हम अगर कहीं माउंटेन्स में जा रहे हैं तो वहाँ पर एडवेंचर्स हम लोग करेंगे, लेकिन जो लोग विलेज को देखना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो फैसिलिटीज़ भी एक्सपेक्ट करेंगे। तो क्या विलेजेस में वो फैसिलिटीज़ होती हैं? अगर आप दिल्ली से आपके पास लोग आ रहे हैं विलेजेस देखने के लिए, तो आप उसमें क्या करते हैं, कैसे उनको फैसिलिटेट करते हैं? राइट सर,
कुछ गांव में तो सर ऐसा है, जैसे हमारी गवर्नमेंट की नीतियां भी निकली है, सब्सिडीज निकली है और होम स्टेज वगैरह, कुछ गांव में तो ट्रेनिंग भी होती है इनको, होम स्टेज कैसे चलाते हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कराती है गवर्नमेंट। बट कुछ गांव जो कि मैप पे नहीं है, जैसे जहाँ जहाँ हम गए हैं, जैसे एक गांव है मेरे दिल के बहुत पास है, खेड़मी गांव करके, और एक और गांव है हल्ताड़ी गांव करके, दोनों गांव मेरे दिल के बहुत पास है। तो यहाँ पर लोकल लोगों ने इनिशिएटिव लेके अपना होम स्टे बनाया था, पर यहाँ कभी भी कोई ग्रुप नहीं आया था। और उन्होंने सोचा था रोजगार आएगा, ये आएगा, बट अब जैसे हमारा काम है ऑफबीट जगह पकड़ना लोगों के लिए, ऐसे ऐसे स्पॉट्स पकड़ना जहाँ ज़्यादा आवन जावन ना हो क्राउड का, तो हम लोग मैं पर्सनली गया इन जगहों पे बेसिकली ना पता करने के लिए कि क्या है इधर की वैल्यू, क्या है एंड कैसे हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ देखी कि घर ऐसा नहीं उन पर रहने के लिए नहीं है, जगह बहुत है, संसाधन बहुत है ना, वहाँ पानी की टेंशन होती है ना, खाने की टेंशन होती है, कुछ उनको मतलब इन द सेंस उनको सिटी से कोई मतलब नहीं है। अगर आप गांव वालों के लॉकडाउन कभी भी लगाओ या फिर कहीं भी लगाओगे ना, तो गांव वालों को ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दे ग्रो फॉर देमसेल्व्स, वो इतना है कि वो सेल्फ सफिशिएंट रहते हैं। तो हाँ, कुछ गांव में हम लोग गए, हम लोगों ने उनके होम स्टे घर देखे, उनको समझाया कि अच्छा आपके पास 7 रूम है, इसमें से आप 4 से 5 रूम तैयार करो होम स्टेज के हिसाब से, चाहे उसमें आप बेड्स लगाओ, वुडन बेड्स लगाओ, चाहे आप ग्राउंड बेडिंग्स लगाओ, क्योंकि आप वुडन हाउसेस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हाइट के नहीं होते हैं। वो थोड़ा सा बताया कि ऐसे तरीके से आप कर सकते हो। देन उनको हेल्प करा कि ऑफ कोर्स वो लोकल खाना तो खाते ही है, बट उनके लिए प्रॉपर मिनी शेड्यूल टाइप का उनको बना के दिया कि सिर्फ हमारे थ्रू नहीं, कभी भी कोई क्लाइंट आए, कोई गेस्ट आए नीचे से, तो उनको आप यहाँ का लोकल खाना खिलाओ। जैसे हमारा लाल चावल हो गया, भटकी दाल हो गई, आपका अपनी कंडाली की सब्जी हो गई, है ना सर, राजमा हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें जिसके लिए उत्तराखंड फेमस है, मंडवा। तो ये सारी चीज़ें खिलाएं। तो कुछ गांव में, हाँ जैसे आपने पूछा, कुछ गांव में हम लोगों ने गांव वालों को बताया, एंड कुछ गांव में अभी भी ऐसा है कि ट्रेनिंग लेके काफ़ी लोग को अब पता चल चुका है। तो आप गांव वालों को ट्रेनिंग भी देते हैं, मतलब आप उनके लिए रोजगार भी कहीं ना कहीं बना रहे हैं। ऑफ कोर्स सर, मतलब आप ये मान के चलिए, सी मैं भी आई एम कमिंग फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ। मैं चाहता अगर तो मैं वही जॉब कंटिन्यू करता, मैं बढ़िया चल रहा होता सब कुछ, बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने ये इसलिए लिया बिकॉज इट्स माय पैशन। एंड पैशन अगर मैं बोल रहा हूँ, देन आई हैव टू थिंक फॉर एवरीवन। पैशन का मतलब ये नहीं कि मैं इसको एंजॉय करके इसका अपना पैसा कमा लूँ, आई नीड टू गिव बैक टू द कम्युनिटी ऑल्सो, जिनकी वजह से मैं वो कमा पा रहा हूँ। तो सर अगर मैं गांव जाता हूँ, मैं तो अभी सिर्फ फेस पे हूँ ना कि हाँ ट्रैवल ऑफ, या फिर ट्रैवल ऑफ तो सिर्फ ऑनलाइन है ना, जो उसके पीछे पूरा स्टाफ है, जितने छोटे छोटे लोग हैं, आज तो मैं यहाँ पर बैठ रखा हूँ, बट मैं बात कर रहा हूँ सभी लोगों के लिए, जितने मेरी टीम के या फिर गाँव के लोग हैं। तो ये सारे जितने भी लोग हैं, ये इनके लिए मैं बेसिकली अभी यहाँ पर वो कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जब आप कॉलेज में थे तो वहाँ पर आपने आपकी पढ़ाई क्या रही, क्या टूरिज्म में ही पढ़ाई थी आपकी? नहीं सर, सो एक्चुअली मेरी फैमिली का, पहाड़ी फैमिली का जनरली मोटो यही रहा है कि बच्चे को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। हाँ। तो उनका सिंपल था, देहरादून नहीं, बाहर जा, पढ़ कर अपना, उसके बाद तुम्हें जैसा फॉर्म अप करना आगे लाइफ, अपनी लाइफ फॉर्म अप कर। सो मेरा साइंस बैकग्राउंड से 12th हुआ था, सो आई वेंट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। पुणे में कॉलेज है, वहाँ से अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए गया, एंड आई स्टडीड देयर फॉर 3-4 years। वहाँ भी लाइफ वॉज क्रेजी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, महाराष्ट्र इज होम टू द सह्याद्रीज। तो जैसे हमारे लिए, उत्तराखंड के लोग के लिए हिमालयाज है, वहाँ पर सह्याद्रीज है। आपने मूवी देखी होगी मेरे ख्याल से, अजय देवगन की भी तानाजी करके आई थी, उसमें आप देख रहे थे कैसे फोर्ट में पहुंचते हैं, कैसे वो हाँ जी, गुरिल्ला वॉरफेयर कैसे कर रहे थे वो लोग। आपने अभी संभाजी महाराज की भी देखी होगी, छत्रपति संभाजी महाराज की मूवी देखी होगी, कैसे माउंटेन वॉरफेयर चल रहा था। तो वो चीज़ जब मैंने वहाँ देखी, अरे यहाँ पर भी तो पहाड़ है यार, क्या करा जाए। तो अगर मेरे कुछ फ्रेंड्स देख रहे होंगे तो दे विल हेट मी फॉर दिस, मैं जबरदस्ती 10-12 लोग का ग्रुप बनाता था और उन्हें जबरदस्ती ट्रैक पे लेके जाता था। तो एनी संडे एनी हॉलीडे सुबह सुबह ऐसा रहता था, और लुक्रेटिव करता था मैं उन्हें कि भाई यहाँ चलेंगे, उसके बाद वहाँ से वहाँ जाएंगे, ये खाएंगे, पूरा आइटनरी बना के। पता नहीं था फ्यूचर में यही काम करूंगा, बट हाँ आइटनरी बना के व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और सबको बोला आज ये टाइम है। कभी कहीं ले गया, कभी कहीं पे हम लोग फंसे हुए, कभी कहीं पानी हो रखा है, कभी मजा भी आ रहा है दोस्तों को, दोस्त भी बोल रहे हैं कि अगली बार तेरे साथ नहीं आएंगे, या तो बोलेंगे यार अगली बार बताइए यार पक्का आएंगे। different kind of people you meet. So, and Pune was a very developed city. That was the first city where I got introduced to artificial climbing also. Right. तो मतलब पहली बार, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि हमारा एक स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का फैसिलिटी भी है, सो दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन पुणे। तो आई वाज फैसिनेटेड। तो पहले तो मैं ये सोच रहा था, देख के मैंने बोला यार इनके पास पहाड़ है तो ये नकली पहाड़ क्यों बना रहे हैं, बिकॉज आई वाज नॉट इंट्रोड्यूस टू द स्पोर्ट इन दैट वे। मैं बहुत रॉ तरीके से सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस हुआ इस पूरी फील्ड से। तो आई वाज लाइक कि भाई ये क्यों ऐसी चीज़ पे चढ़ रहे हैं। उस समय पे इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ ओलंपिक्स आल्सो, तो इट वाज जस्ट कि जो लोग आउटडोर्स में ट्रेनिंग करते हैं, दे हैव अ सेफ प्लेस जहाँ पर वो पहले ट्रेन कर सके, सो दैट देन वहाँ पर स्किल्स सीख के दे कैन गो टू द आउटडोर्स एंड अप्लाई ऑल दोस स्किल्स। तो वो चीज़ वहाँ पर मिली।
देन सो जैसे कि आपको पता है कॉलेज के बाद फिर प्लेसमेंट रहती है. सो 6 महीने तक नौकरी थी मेरी. आई गॉट प्लेस वेरी गुड, ठीक कंपनी थी. इनिशियली इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर मी. 2017-18 की बात है. आई वाज गेटिंग पेड अप्रॉक्सीमेटली 35 to 45K इन हैंड. मतलब इतना रहता था कि एक यंग लड़के के लिए काफ़ी पैसा बचता था. बट अब मैं बताता हूँ मेरे पास क्यों नहीं बचता था. व्हाट आई यूज्ड टू डू, मेरे बॉस ही मुझे बोलते थे कि यार तू बहुत सोच समझ के अपनी छुट्टियां क्लब करता है. तो जैसे मैंने बोला 5-6 महीने की मेरी जॉब रही थी, तो उसमें से हर महीने 4-5 दिन में ऐसे क्लब करता था कि मैं कोई ट्रैक के लिए आता था. और मेरे को बस ये पता है कि 4-5 दिन का ट्रैक करा और जब तक मैं वापस एनसीआर पहुंचाऊं तब तक अकाउंट में हो गए 0 पैसे. एंड यही रूटीन हर महीने यही चलता रहा कि हाँ अच्छा 1 तारीख हो गई, ये पैसा आ गया, चलो इस मंथ का सबसे लंबा वीकेंड निकालो, छुट्टी क्लब करो और चलो लेट्स गो ऑन अ ट्रैक. तो ये मैं रिपीटेडली मतलब करता रहा. देन एक पॉइंट ऑफ टाइम आया, दिस इज वेरी मतलब मैंने ये चीज़ आज तक किसी को शेयर नहीं करी है बट मैं आपको बताता हूँ. मेरा बर्थडे था, मुझे आज भी याद है, नाइट शिफ्ट थी, मेरा बर्थडे था. और क्या होता है अगर आपको कॉर्पोरेट का हुआ, कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन पहले आपकी इवनिंग की शिफ्ट होगी और आपको कभी कॉम्प ऑफ लेना है तो उसके लिए आप नाइट शिफ्ट कंटिन्यू कर देते हो अपनी. तो मतलब यू आर इन द प्लांट फॉर मोर देन 24 to 30 या 36 आवर्स वहाँ पे आप रहते हो. और मेरा बर्थडे था. और आप विश्वास नहीं करोगे, ये सबसे डम चीज़ हो सकती है, कोई अपना बर्थडे नहीं भूल सकता है. बट और मैंने भूला नहीं था, पर काम में ऐसा था कि मतलब मुझे वैल्यू ही नहीं रही. एंड यू आर नॉट अलाउड टू टेक, मतलब आपको फोन अलाउड नहीं होते एक सर्टेन एरियाज में. ऐसी जगह पे था मैं वहाँ पे. नेक्स्ट डे मेरी मम्मी का कॉल आता है और मैं जिस समय तक कॉल आता है आई वाज अवेक फॉर 36 आवर्स. तो मैं अभी ऐसा जोन आउट हूँ कि जाना है सोना है. तो मैं जैसे कॉल आता है, अरे बेटा हैप्पी बर्थडे, मुझे अचानक से हिट होता है ना, मेरा बर्थडे था भाई वो. एंड ये है 12 तारीख महीने की, ठीक है, 12 तारीख की बात है, आधा महीना हो गया है. आप विश्वास नहीं करोगे, मैं घर पहुंचा हूँ, मैं सोया हूँ, मैं सो के जब उठा हूँ, मेरा रूममेट था मेरे साथ में, मैंने उससे बोला भाई मैं जा रहा हूँ. तो कह रहा कहाँ जा रहा है. मैं बोला भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ से और मैं जॉब कंटिन्यू करूँगा. बोला कैसी बातें कर रहा है भाई. तो मैंने बोला भाई मैंने डिसाइड करा है कि क्योंकि मैं यहाँ जितना कमा रहा हूँ मतलब कुछ बच ही नहीं रहा है मेरे पास में. एंड फिर एट द एंड ऑफ द डे मेरी खुशी यहाँ पर नहीं है. आई वांट टू बी क्लोज टू द माउंटेन्स. आई वांट टू बी क्लोज टू समवेयर जहाँ मैं रिलेट कर सकूँ. बिकॉज हर इंसान अपनी लाइफ में एक लेवल पे पहुंच के ये सोचता है ना कि अब यहाँ पर मतलब क्यों सोचता है वो. एक सामने बंदे का सेटिस्फैक्शन का पॉइंट होता है कि मुझे इतना पैसा कमाना है, ये मेरा सेटिस्फैक्शन पॉइंट है. या फिर मेरे लिए जो है कि हाँ भाई मुझे माउंटेन से क्लोज रहना है, मुझे काम ही ऐसा करना है ताकि मेरे मनी ही सेकेंडरी हो जाए. एंड दैट इज व्हाट हैपेंड फॉर मी कि जब मैंने ये काम मतलब अपनी जॉब छोड़ी तो मैंने ये डिसाइड करा कि हाँ धीरे धीरे इस फील्ड में आता हूँ. एंड जब मेरा काम ही रहेगा तो मैं पैसा ही नहीं खर्चूंगा इस चीज़ पे. सो मनी विल बी सेकेंडरी फॉर मी. तो ये थॉट मेरे दिमाग में आया. एंड उसके बाद जस्ट टू कंटिन्यू, वी अभी पहली बार शायद से मेरी फैमिली को पता चलेगा थ्रू दिस पॉडकास्ट, बट फॉर अ ब्रीफ टेन्योर ऑफ 6 to 8 months आई वॉज वर्किंग विद अ कंपनी इन ऋषिकेश, जो कि वो भी एक स्टार्टअप कंपनी थी. उनके लिए मैं सब काम कर रहा था, फ्रॉम गाइडिंग फॉरेनर्स टू राफ्टिंग के लिए लेकर जाना, पूरे दिन ऋषिकेश लोकल गाइडिंग टूर्स करवाना. एंड आई यूज्ड टू मेक वीडियोस फॉर देम, एडिट भी करता था, शूट भी करता था, कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, एवरीथिंग, सारी चीज़ें कर रहा था. आई वाज लर्निंग बिल्कुल जीरो से कि कैसे ये सारा सिस्टम करना है. तो 6 months की मेरी इंटर्नशिप थी. मैंने वो इंटर्नशिप में काफ़ी कुछ सीखा. मतलब मैं मानता हूँ कि वो मेरा जो टाइम था, चाहे मेरे घर पे नहीं पता था, दे न्यू कि क्या कहते हैं ये काम कर रहा है, बट मेरे लिए वो 6 महीने आज भी मैं मानता हूँ अगर मैंने 6 महीने नहीं दिए होते तो काफ़ी चीज़ें अभी मैं लेट पकड़ी हुई होती. तो जैसे मैंने आपको बताया मैंने काफ़ी चीज़ें वहाँ से सीखी. एंड 6 महीने जब मेरे ख़त्म हुए तो फिर मैंने डिसाइड करा कि अब नेक्स्ट क्या करना है. तो मेरे को आज भी याद है, मैं घर आया तो मैंने घर पे आके बताया उन्होंने, मैंने जॉब वो कर दिया एंड आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब. मैंने ये नहीं बताया कि मैं क्या सोच रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ. एंड आई रिमेंबर कि अब देहरादून अगर लोग रहें तो लोग रिलेट करेंगे इससे. पहले छोटा सा शहर हुआ करता था, सभी दूसरे को जानते थे. तो मुझे आज भी याद है मैं जब वापस आया ऋषिकेश से, पहले दिन की बात है, शाम को मैं अपनी स्कूटी से निकला हूँ कि आज घूमता हूँ डायरेक्ट वाला, बहुत टाइम हो गया है. एक दोस्त मिल गया एक चौक पे, बहुत सारा हुआ है. और मुझे बस इतना पता है यूक्रेन में MBBS कर रहा है और छुट्टी के लिए आ रखा है बस, क्योंकि फेसबुक से कनेक्टेड थे. वो रुक गए, बोलता क्या चल रहा है. अच्छा भाई तुम्हें कहाँ है, तो नोएडा था, इसे वो मिल नहीं रहा है, आप कहाँ है. बात हुई तो मैंने बोला भाई ऐसा ऐसा है, मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा हूँ. तो बोला अभी क्या सोचा नेक्स्ट क्या है तेरी फील्ड में, कुछ कोर्स भी होते हैं. तो मैंने बोला हाँ भाई कोर्स होते हैं. तो कहता क्या, मैंने बोला बेसिक माउंटेनिंग, आप एडवांस करते हो, आप सर्च एंड रेस्क्यू, बहुत सारे कोर्सेज हैं. तो कहता अच्छा तू कहाँ जा रहा है. मैंने बोला मैं नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जा रहा हूँ. कहता वो कहाँ है. मैंने बोला उत्तरकाशी. कहता मेरे डैड भी तो वही पोस्टेड है. मैंने बोला कहाँ पोस्टेड है. मेरे उत्तरकाशी. तो हिज डैड वाज सर्विंग देयर एज अ CMO. तो अब मैंने बोला यार ये तो कुछ हो रहा है शायद से.
तो मैंने बोला भाई चल तेरे से ज़्यादा बात नहीं करी, अंदर से बात करा तो मेरी, अगर कुछ बात हो सके, बिकॉज एज पीपल नो कि बहुत वेटिंग रहती है मतलब इंस्टीट्यूट्स में ना। अब तो पहले तो नहीं इतना था, लेकिन अब ऐसा हो गया कि आपको 3-4 साल वेटिंग रुकना पड़ता है कोर्सेज करने के लिए। सो मेरा इनिशियल प्लान ये था कि मैंने बस जाना है, वहाँ खड़े हो जाना है 5 दिन, नहीं ले कोई नहीं, हर कोर्स से स्टार्टिंग में 2-3 दिन जाऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि कभी कभी होता है कोई बैक ऑफ कर लेता है, ऐसे भी मिल जाता है चांसेस। बट लकीली थ्रू माय फ्रेंड्स फादर वहाँ पर पता चला कि किसी ने बैक ऑफ कर रहा था पोजीशन अपनी, तो एक जगह खाली है, तो मैं जाके तुरंत ही उसको फिलअप कर लिया, एंड देन आई वेंट फॉर माय। तो मतलब मेरे लिए जितनी भी चीज़ें हुई ना सर, मतलब आप ये नहीं, हमें ये डिफाइन नहीं कर सकते कि मैंने सोचा ये चीज़ करने के लिए, थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग विद मी। क्योंकि जॉब छोड़ी, ऋषिकेश का भी जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं थी, वो बस पता नहीं कैसे मेरे पास आई है। उसके बाद देन कोर्स का भी देखो, मैंने सोचा था कि करूंगा, बट देन इट केम ऑल द वे। डू यू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आई डू बिलीव सर, मतलब मैं आपको बहुत ही उसमें बताता हूँ। एक्चुअली माई मदर शी इज़ मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। एक्चुअली माई मदर इज़ इंग्लिश प्रोफेसर, तो बचपन से ही मैं किताबें पढ़ने का बहुत वो है। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप आईसीसी के थोड़े आपको वो पता होंगे, तो 10th क्लास में एक एज यू लाइक इट करके बुक लगती है शेक्सपियर की, तो 4th-5th क्लास है ना, मम्मी दिन में खाना खाने के बाद सोते हुए सुनाती थी हमको लोरियों में। तो उसी समय पे मुझे आज भी याद है, अप्रॉक्सीमेटली ये 10th-11th क्लास की बात होगी, पढ़ी थी बुक मैंने, पर मुझे पता नहीं था होता क्या, मतलब फील नहीं करी थी कभी वो चीज़। बट अब अगर आप मेरे से पूछो डू यू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देन यस आई डू। पर आई ऑल्सो डू बिलीव इन द फैक्ट कि सिर्फ सोच के या सिर्फ देख देख के नहीं होता, यू हैव टू वर्क ऑन इट। ठीक है, बहुत सारे ऊपर नीचे आते हैं टाइम्स, है ना, कोविड आया, कितने लोगों के बिजनेस ऊपर नीचे हुए, कंपनीज में आते हैं, बूटस्ट्रैप कंपनीज में आते हैं, स्टार्टअप्स में आते हैं। बट जो चीज़ महत्व लेती है वो हमेशा यही रहती है कि आप रोको मत अपना। अगर डाउनफॉल आया भी है ना, तो यू शो अप एवरी डे। अगर आप शो अप कर रहे हो ना, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका जिम, आप कोई जिम चलाते हो, आप कोई प्रोडक्ट फैक्ट्री चलाते हो, अब अगर आप हर दिन वहाँ जा रहे हो, वहाँ पर खड़े हो रहे हो और अपने प्रेजेंस दे रहे हो, थिंग्स विल कम टू यू। सो यस आई डू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अमन, आपने विलेज टूरिज्म की भी बात करी, लेकिन जो टूरिस्ट विलेज में जाते हैं, क्या उनको वो फैसिलिटीज़ मिल पाती है? क्योंकि विलेजेस तो एकदम रॉ है, वहाँ के लोगों को तो नहीं पता ना कि टूरिज्म क्या होता है, तो आप किस तरीके से उनकी हेल्प करते हैं विलेजर्स की? एब्सोल्युटली। सो ये दो पर्सपेक्टिव है। पहला पर्सपेक्टिव भी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज विलेजर्स। तो काफ़ी गांव तो अब ऐसे हैं, या फिर काफ़ी लोग ऐसे हैं, या काफ़ी आप डिस्ट्रिक्ट्स बोल सकते हैं उत्तराखंड की ऐसी है जहाँ पर होम स्टे चलाने के प्रोग्राम्स चलते हैं जी। पर कुछ जगह ऐसी है जिनको भी पता भी नहीं है इस चीज़ों के बारे में। तो ऐसी जगह पे मोस्टली हम लोग ऐसी जगहों पे काम करते हैं जो ऑफ बीट है, नॉट ऑन द मैप है, लेस ट्रॉडन है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम जाते हैं, हम लोग मैप आउट करते हैं इन विलेजेस को, हमारी रेकी टीम वहाँ पर जाती है, वहाँ पर कुछ घरों को हम लोग एनालाइज करते हैं, देखते हैं इन पे कितनी कैपेसिटी, कितने वॉशरूम्स है, क्या वॉशरूम रेशियो है, रूम्स कितने हैं। देन हम उनको सजेस्ट करते हैं कि भाई आपके पास 7-8 कमरे हैं एंड यू आर यूजिंग ओनली 2 और 3 रूम्स, ऑल द अदर रूम्स आर ईदर यूज फॉर फॉडर कीपिंग, या फिर वो अपना स्टोर रखते हैं, अपनी सारा राशनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो हम उन्हें समझाते हैं ये 5 रूम्स आप खाली करो, इन रूम्स को अच्छे से डेवलप करो, एंड दोज आर मतलब 5-स्टार प्रॉपर्टीज विल फेल इन फ्रंट ऑफ देम। वो रॉ लकड़ी के रूम्स हैं, मतलब बने हुए, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे सर, मेरे को, मैं अच्छे होटल्स में रहा हूँ, फ्रॉम रेडिसन टू बड़े होटल्स में रहा हूँ, एंड आई नो दे डू गिव कंफर्ट, बट जो कंफर्ट, एक अलग सेंस का कंफर्ट उधर आता है, वो हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो यस, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम उन्हें समझाते हैं कि ऐसे ऐसे आप रूम्स रखा करो, अगर फैमिली आती है तो आप ऐसे टाइप का रूम दे सकते हो, अगर देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल देन यू कैन बाइफिकेट योर रूम्स इनटू डॉर्मेटरीज, है ना। जरूरी नहीं आप बेड्स लगाओ, आपके रूम्स की हाइट ऑलरेडी छोटी होती है, यू कैन यूज ग्राउंड बेडिंग्स ऑल्सो, अच्छी मोटी आप थिक या अपनी मैट्रेसेस यूज कर सकते हैं। देन वी हेल्प देम मेक अ मेन्यू तो उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो खुद उगा रहे हैं, उनके पास वो मेन्यू है, बट डे वाइज कैसे आप ब्रेकफास्ट में इसको लगा सकते हो, लंच में आप क्या दे सकते हो, एंड इवनिंग में आप क्या दे सकते हो, क्या स्वीट डिश आपकी है लोकल जो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो एवरीडे। तो हम लोग, कोशिश हमारी ये रहती है कि जो हमारे कस्टमर्स आ रहे हैं उनको हम जितना भी लोकल ऑर्गेनिक खाना है, जो गाँव में उगा हुआ, गाँव में बना हुआ है, वही प्रोवाइड कराएं। आपकी बातें सुनकर मुझको लग रहा है कि आप उत्तराखंड के टूरिज्म को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं, उत्तराखंड के लोगों के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आपका विजन क्या है? आप किस तरीके से ट्रैवल लॉफ्ट को देखते हैं उत्तराखंड के साथ इन द फ्यूचर? राइट सर। सो बेसिकली सर, अभी भी वी आर इन अ बिल्डिंग स्टेज, है ना। मैं अभी 30 भी टच नहीं हुआ हूँ। आप ये मान के चलो, काफ़ी चीज़ें काफ़ी जल्दी आ रही हैं, बट आई एम टेकिंग इट स्लो। एंड मैं अगर फ्यूचर देखूँ, अगर मैं ट्रैवल ऑफ्ट का, तो मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज डूइंग, मतलब काम कर रहा है बिजनेस के लिए तो कर ही रहा है, पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है, बट एज आई एम फॉलोइंग माय पैशन, और मैं अपने पैशन के थ्रू पैसा कमा भी पा रहा हूँ, बट उसके पीछे एक रीज़न है। आप गेस कर सकते हैं सर? आप बताएं।
उसके पीछे रीजन है लोग जो कि मेरे पीछे पूरा स्टाफ है जो काम कर रहा है, गांव के लोग ऐसे जो काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने मतलब पहले बताया था आपको, हम तो सिर्फ फेस पे हैं, हम लोग तो सोशल मीडिया पे हैं, और जो असली एक्सपीरियंस करते हैं ना, हाँ वी आल्सो गो एज टेक लीडर्स, हम जाते हैं एज गाइड्स, बट जो असली एक्सपीरियंस करते हैं वो तो गांव वालों के लोगों के लिए करते हैं ना। तो सर मेरा पर्सनली रहता है कि इफ आई एम अर्निंग थ्रू दोज पीपल आई नीड टू गिव देम बैक। तो हमारे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रहते हैं जो हम गांव वालों के लिए करते हैं। तो जैसे एक उत्तराखंड पर्यटन खोज यात्रा करके प्रोग्राम है, जैसे आप नाम से ही समझ रहे होंगे खोज यात्रा, ये हम लोग करवाते हैं उत्तराखंड स्थापना दिवस में, जो कि नवंबर में होता है। लास्ट हुआ था हमारा जगोल नामक गांव है, जिसको लकीली भगवान की दुआ से अभी 2025 में हमारी गवर्नमेंट के थ्रू बेस्ट विलेज ऑफ उत्तराखंड का अवार्ड भी नवाजा गया था। तो वहाँ पर हम लोग ये प्रोग्राम कराते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इस प्रोग्राम में क्या रहता है, तो इट्स टोटली वेलफेयर बेस्ड प्रोग्राम। हम खुद अपनी पॉकेट से खर्च करके गांव वालों लोगों के लिए फंक्शंस बनाते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि खाना गांव पे है, पर गांव वालों को पता नहीं है कि इसको ऑर्गेनाइज करके कैसे देना है। सो जैसे मैंने बताया कि नवंबर में हम लोग एक प्रोग्राम कराते हैं उत्तराखंड पर्यटन खोज यात्रा, जिसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा खोज यात्रा रहती है। तो खोज यात्रा से आप ये समझ रहे होंगे कि कोई नया गांव है, उसकी नई कोई बंदा आके ढूंढेगा, खोज करेगा, और उसके बाद लोग उसको प्रमोट करेंगे एज टूरिज्म में। तो हाँ, कंसेप्ट यही रहता है। उसमें हम उनके लिए गांव के लोगों के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स कराते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि खाना उनके पास है, और उसका मेन्यू कैसे बनाना है, वही चीज़ हम लोग इधर करते हैं। जैसे गांव के बच्चों के लिए मैराथन्स ऑर्गेनाइज करवाई अलग अलग एज ग्रुप्स के हिसाब से, आर्ट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराए एज ग्रुप्स के हिसाब से। आपने देखा होगा गांव में कैरम एंड वॉलीबॉल, हमारे पहाड़ी गांव में, पहाड़ के जितने गांव हैं बहुत फेमस है, उसके कॉम्पिटिशन्स करवाए, कल्चरल कॉम्पिटिशन करवाए, डांस कॉम्पिटिशन्स करवाए, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स। देन जो थोड़े बड़े हैं बच्चे या फिर जो बोले कि थोड़े एज के लोग हैं, उनके लिए कल्चरल इवनिंग नाइट करवाई। तो ये 3-4 दिन के प्रोग्राम हम लोग करवाते हैं गाँव में। देन अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 300-350 बैग्स बांटे थे। रेक्चा करके गांव है वहाँ पे, एंड दैट वाज बेसिकली, जैसे मैंने बोला, माय वे ऑफ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। कि जो गांव के लोग कर रहे हैं, तो अगले दिन यार मान लो लेट्स से सर मेरे मम्मी पापा जाते हैं गांव में, उस गांव में घूमने के लिए, जो कि अभी दोनों सर्वे में नहीं जा पा रहे हैं, बट लेट्स से व्हेन दे रिटायर एंड मैं उन्हें बोलता हूँ वहाँ जाओ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गाँव घर वालों को मेरे से ज़्यादा वहाँ रिस्पेक्ट मिले कि यार वो उनके मम्मी पापा आ रखे हैं, वो फील हो पाए। तो वो मेरा रहता है कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो शायद मेरे को भी वो मिले। तो ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टूरिज्म की, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि टूरिस्ट जो है वो पहाड़ों में आ रहा है, ठीक है, लेकिन यही अब ना एक समस्या भी बन जा रही है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी मसूरी में स्नोफॉल हुआ या मनाली में स्नोफॉल हुआ, लोग ऑल ओवर इंडिया से इतने सारे लोग पहुंच गए मसूरी मनाली कि वहाँ पर ट्रैफिक जैम हो गया, लोग एक्सीडेंट्स हो रहे शुरू हो गए, लोग फंस गए, उनका इवैक्यूएशन कराना पड़ा। तो इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? सर देखो, 2 चीज़ें हैं। एक है टूरिज्म जो कि रुकने नहीं वाला, और एक है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, जिसको हम सस्टेनेबल टूरिज्म भी बोलते हैं। तो आपका पॉइंट से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मतलब अगर हम लोग इररिस्पॉन्सिबली टूरिज्म कर रहे हैं तो वो नेचर को भी अफेक्ट करेगा और वो हम लोग को भी एज पीपल अफेक्ट करेगा, वो मैं मानता हूँ। बट अगर मैं आपको बताऊँ कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म एग्जैक्टली होता क्या है, तो उसके कुछ पॉइंटर्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, जैसा आपने देखा होगा जब हमारी 4 धाम की यात्रा लगती है, तो एक पॉइंट गैप आ जाता है, एक वो पॉइंट आ जाता है कि इससे ज़्यादा लोग आप में इस दिन के नहीं रहेंगे। जो आप पंजीकरण कराते हैं हम लोग 4 धाम के आने के लिए, तो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स रहते हैं कि हाँ इस दिन इतने ही लोग आने हैं, इसके आगे अगर और कोई लोग आ रहे हैं तो हम लोग उसको स्टॉप करें। देन हम लोग सीजन वाइज इस पूरे टूरिज्म को बांट सकते हैं कि हाँ हमें पता है कि लेट्स से XYZ गांव जो कि अभी मैप पे नहीं है, पर इस महीने में लोग मसूरी भी जाते हैं, पर इस गांव में भी जाते हैं, दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो उन चीजों को प्रमोट करके नॉट ओनली थ्रू द गवर्नमेंट, बट हमारी जैसी और भी जितनी उत्तराखंडी कंपनीज है या फिर बाहर की कंपनीज है, अगर वो ये स्टेप्स में हेल्प करे, मतलब अकेले नहीं हो सकती ये चीज। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इज समथिंग जो कि सारी कंपनीज हैंड इन हैंड आएगी, साथ में मिलजुल कर आएंगी और तब इस चीज को कराएंगी आपस में पूरा कोऑर्डिनेट करते हुए कि हाँ दिन का एक इतना अमाउंट ऑफ पीपल आर गोइंग इन द माउंटेन्स और इतने इतने एरियाज में, और उनके लिए सफाइसेबल फैसिलिटीज भी है। अभी उत्तराखंड में और हिमाचल में स्नोफॉल हुआ और सारी भीड़ वो इन 2 जगह में पहुंच गई, मसूरी और मनाली में, ठीक है। तो वहाँ से ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई।
जो भी टूरिस्ट वहाँ पर आए थे वो लोग फंस गए वहाँ पर, उनका इवैक्यूएशन कराया गया। तो बर्फ़ क्या सिर्फ इन 2 जगहों में गिरी थी क्या? सर मैं भी आपसे ये पूछना चाहता हूँ या फिर सब लोगों से जो कि इन्हीं जगहों पे आ रहे हैं कि बर्फ क्या सिर्फ नैनीताल, मसूरी या मनाली में ही पड़ती है? मनाली के आसपास भी बहुत जगह है जहाँ पर आप जा सकते हो, उत्तराखंड में भी, मसूरी के आसपास में भी बहुत जगह है जहाँ पर आप जा सकते हो। पर अब वही बात है ना सर, पीपल आर गोइंग फॉर व्हाट पीपल आर सीइंग ऑनलाइन। तो जहां तक ऑनलाइन के बेनिफिट्स है कि जगहों को प्रमोट करिए, वहां इसके कई कॉन्स भी हैं कि लोग एक ही लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पर वो मतलब मैंने अपने फ्रेंड की स्टोरी में देख लिया है कि यार ये तो मसूरी जा रखा है, वहां इसने फोटो खिंचाई है टॉप टिब्बा नाक टिब्बा पे, हम भी उधर ही जाते हैं। तो वो भेड़ चाल बोल सकते हैं हम इसको इन नॉर्मल वर्ड्स की, किसी के कहने में इंसान कहीं जा रहा है। बट मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ जैसे हम लोग बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की, तो आप ऐसी जगह पे जाओ, जैसे आपका क्वेश्चन भी था कि आप भीड़ ला रहे हो यहाँ पे, मतलब लोग पूछते हैं मेरे से कि यार आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, आप बोलते हो कि यार आप तो रोजगार दे रहे हो, आप ये बोलते हो, पर यार आप वो भी तो देखो, आप गाँव में इतनी भीड़ भड़ाका कर दे रहे हो। ऐसा नहीं होता है सर, बहुत सारे अलग पहलू हैं इन सब चीजों के। जैसे हम लोग बात कर रहे थे रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की, तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में ये आ जाता है, सिर्फ ये नहीं कि आप ऐसी लोकेशंस पे जाओ जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ ना हो, सिर्फ ये नहीं होता है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। आप छोटे ग्रुप्स लेकर चलो, आप ऐसी जगह पे कैंप्स मत करो जहाँ पर अलाउड नहीं है, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हर्ट हो सकती है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, चाहे वो हमारा फ्लोरा फौना हो, है ना सर। आप लीव नो ट्रेस, जैसे हम पर्सनली फॉलो करते हैं, लीव नो ट्रेस LNT करके पॉलिसी है, तो लीव नो ट्रेस इज समथिंग लाइक अगर आप कोई भी प्लास्टिक का कूड़ा या फिर कुछ भी अपने साथ लेके जा रहे हो माउंटेन्स में, वो आप पहले दिन से अगर आप कुछ भी इस्तेमाल हो रहा है, कोई प्लास्टिक आपका वेस्ट जनरेट हो रहा है, वो आखिरी दिन आप वापस भी लेके जा रहे हो। तो हमारी भाषा में बोलते हैं लीव नो ट्रेस की, कि अगर एक पत्ता भी रख रखा है ना कहीं पे, अगर एक पत्ता भी रखा हुआ है तो उस पत्ते को भी हिला के मत छेड़ो। तो जितनी भी ट्रैवल कंपनीज हैं वो सारे ये रूल्स, ये नॉर्म्स से फॉलो करती है? सर काफ़ी करती हैं, ऐसी बात नहीं है, वेरी मतलब मैंने भी काफ़ी कंपनी से देखकर सीखा है, ऐसी बात नहीं है, बट आई विल से मैक्सिमम ऑफ देम डोंट, ज़्यादातर नहीं करती है। अच्छा, मैंने आपके इंस्टाग्राम पेज में देखा आपने बहुत सारी ऐसी जगहें भी हैं जो कि हमने कहीं और नहीं देखी, तो कुछ उन जगहों के बारे में, उन जगहों के नाम आप बताएंगे जहाँ पर जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो उन जगहों तक भी जाएं जहाँ पर लोगों को जाना चाहिए। जो रियल नेचर की हम बात करते हैं वो मैंने आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में देखा, तो उन प्लेसेस के बारे में थोड़ा आप बताएं। सर मैं नाम ही करूंगा आपको, प्लेसेस का बताऊंगा बिल्कुल भी नहीं, मैं चाहूँगा आप और लोग जाके एक्सपीरियंस करें वहाँ पे, बट मैं कुछ जगहों का नाम लूंगा, जैसे जकोल हो गया, रेक्चा हो गया, लिवाड़ी फिताड़ी, आपका खेड़वी विलेज, हल्ताड़ी विलेज, कंसोला विलेज, लाटा, नीति, मलारी, ये ऐसी वैलीज है कि आप जब यहाँ जाओगे तो आप इसके गुणगान गाते थकोगे नहीं अपने दोस्तों के सामने। तो यहाँ तक कैसे मतलब आ सकते हैं लोग? देखिए कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ आज की डेट में इंसान खुद भी जा सकता है ना सर, बट मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ, बट अगर मैं केरला घूमने जाता हूँ, चाहे मेरी खुद की कंपनी भी है, अगर मेरा जुरिसडिक्शन एरिया नहीं है केरला, तो मैं वहाँ की कंपनी के साथ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा टेंशन खत्म होना चाहिए, मैं कैसे टाइप के होटल में एवरीडे मैं होटल बुकिंग्स करूँ, अलग अलग गाड़ियों की बुकिंग करूँ, नहीं इतना ऐसे नहीं लेना। मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो 10 दिन की ट्रिप प्लान, चाहे मुझे 2-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देना पड़े, बट मैं जाता हूँ ऑपरेटर के साथ में। तो हाँ, इफ समवन वांट्स टू कम, डू कम विद ऑपरेटर्स लाइक अस। आप पहले लेकिन उनका बैकग्राउंड चेक जरूर करिए, लेजिट है कि नहीं है, और उनसे उनका उत्तराखंड टूरिज्म का हमारा एक सर्टिफिकेट इशू होता है, उनसे आप उनसे मांगिए कि आपका है, नहीं है तो आप बिल्कुल मत जाइए। कैजुअलिटीज भी होती है, थिंग्स आर नॉट ऑलवेज हैप्पी इन द माउंटेन्स ना, कई टाइम ऐसा आ जाता है किसी भी, चाहे वो पार्टिसिपेंट की तरफ से बोलो या फिर आप स्टाफ की तरफ से बोलो, कुछ कमी पेशी हो जाती है, तो दिक्कतें भी होती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो हमने कोशिश ये करनी है कि वो प्रॉब्लम्स आने तक के लिए मौका ही नहीं देना है। तो अगर शॉर्ट में अगर मैं आपसे पूछूं, आपने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की भी बात करी, तो अगर शॉर्ट में एज अ ट्रैवल कंपनी और एज अ टूरिस्ट अगर आपको बताना पड़े कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म क्या होता है, तो आप क्या बताइए शॉर्ट? सर शॉर्ट में मैं आपको जैसे बताऊं कि पहले तो मैं सबके पर्सपेक्टिव से हिसाब से बताता हूँ, बड़े ग्रुप्स नहीं जाने चाहिए। 30, 40, 50, 60, 70, 80 लोग के ग्रुप्स नहीं जाने चाहिए। अगर वो माउंटेन्स में जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे आपस में एक दूसरे के। 60-70 लोग का ग्रुप अगर नेचर के बीच में, आप लेट्स से नहीं, यू वॉकिंग इन द जंगल ऑफ लेट्स से गोविंद पशु विहार सेंचुरी, आपसे 1-1 किलोमीटर पहले ही आपके जितने वाइल्ड एनिमल्स है जो कि शायद आप स्पॉट कर सकते थे, वो पहले उनको समझ में आ जाएगा इतनी ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ तो हमें नहीं रुकना, चाहे वो वाइल्ड एनिमल हो, चाहे वो हर्बीवोर हो, कुछ भी हो, तो आप वहाँ नुकसान करते हो। देन आप इतना ज्यादा आप ट्रेल, आप सोचो 70 लोग अगर एक ट्रेल में चल रहे हैं, आप कितनी सारी घास आप प्रेस कर रहे हो, कितने फ्लावर्स होंगे जो आप तोड़ते हुए जा रहे होंगे, है ना, मैनेज करना है, इतने सारे लोग को एक साथ नहीं होता है इजी।
देन हर बंदे पे हम लोग कोशिश करते हैं कि वी गिव देम ये अपना गार्बेज बैग देते हैं हम लोग, जो कि बेल्ट की तरह लग जाता है। पहले दिन से टॉफी के रैपर से तक कोई भी चॉकलेट का रैपर कुछ भी है वो उसमें सेव करते हैं, लास्ट डे हम हमें सबमिट करते हैं, हम लोग उसे वापस में देहरादून लेकर उतार के आते हैं। देन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि लोग पहले तो ये डिसाइड करें कि वो किस चीज के लिए घूमने आ रहे हैं पहाड़ों में। अगर वो मसूरी आ रहे हैं तो किसी चीज के लिए तो आ रहे होंगे ना सर। अगर वो नैनीताल आ रहे हैं तो नैनी लेक देखने आ रहे हैं। पर अगर उनका पर्सपेक्टिव है कि मेरे को स्नो देखना है, मुझे देवदार के पेड़ देखने हैं, मुझे बर्डिंग करनी है, तो फिर उसकी रिसर्च करें, थोड़ा टाइम दें, क्योंकि साल में सर 2 या 3 बार ट्रैवल करने आते हैं लोग। तो अगर वो अपना एक दिन का 1-2 घंटा रिसर्च पे निकाल के देकर, या फिर किसी हमारी जैसी टूर कंपनी को ही बोल के कि टेलर मेड टूर बना दो हमारे लिए, मेरे को ये चीज चाहिए, अब आप डिसाइड करो कौन सी लोकेशन है, मुझे ऑप्शंस दे दो, तो ऐसे उनको डिसाइड करना चाहिए, रादर देन कि भेड़ चाल में कि नहीं मसूरी जाएंगे, वहां तो स्नो भी है, बर्फ भी है, होटल भी है, रहना भी है, खाना भी है। तो अब आप सोच रहे होगे कि मैं इतना ज़्यादा बाहर की लोकेशंस को वो कर रहा हूँ, अभी भी ओवर क्राउड वाला फैक्टर आ रहा है, बट मैं आपको एक बहुत इमोशनल फैक्टर ही बताता हूँ सर। मैं उत्तराखंड से हूँ, पौड़ी से हूँ। मेरा जो गांव है अभी खाली है, मेरी सिर्फ मतलब बोले तो 3 या 4 लोग रहते हैं मेरे गांव में, जबकि घर हमारे कम से कम 16-17 घर है उस गांव में। क्यों? माइग्रेशन। हम लोग नीचे आए, किस वजह से आए हैं सर? कि हमको कमाने की अपॉर्चुनिटीज मिले। मेरे दादाजी आई बिलीव 19 इंडिपेंडेंस के बाद नीचे आ गए थे, मेरे फादर देहरादून रहे, कुछ समय गाँव रहे, फिर देहरादून रहे, मैं बचपन से आ रहा हूँ, पर मैं वो स्टोरी फील करता हूँ। तो अब जब मैं ऐसे नए गांव में जाता हूँ, जैसे आपने मेरे से पूछा कि आप इन गाँव के नाम बताए, मैंने बताया आपको जकोल, खेड़वी वगैरह सब काफ़ी गाँव के नाम मैंने आपको बताया। मैं जब इन गाँव में जाता हूँ और जब मैं पार्टिसिपेंट्स में तो चेहरों में खुशी रहती है यार, उन्हें तो अच्छा लगता ही है आने में, पर जब मैं गाँव वाले के चेहरों में खुशी देखता हूँ कि जब कोई पार्टिसिपेंट शहर का आके नमस्ते करा और ये लोग आपस में बात करने, तो मुझे और ज़्यादा वो चीज़ वो लेकर आती है। तो इसमें क्या हो रहा है, गाँव वालों को खुशी मिल रही है, गाँव वालों को एक रोजगार का तरीका मिल रहा है, और एक गांव में जीवन चलाने का ना एक सहायता टाइप की मिल रही है, एक साहस मिल रहा है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे गांव में सिर्फ मैं गांव तक सीमित हूँ, मेरा गांव बाहर के लोगों के लिए भी ओपन है। तो मैं कल ही एक रील देख रहा था सर, तो बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं मेरे दिमाग में, बट मैं कल ही एक रील देख रहा था, पौड़ी की है या तो मेरे ख्याल से कुमाऊं साइड की है। देवर लाइक अ ग्रुप ऑफ 15 लेडीज, जो कि पुराने हमारे गढ़वाली कुमाऊनी गीत लगा रहे थे। तो एक रिपोर्टर वहां पहुंचा कि मैडम ये कहाँ आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या आप पे टाइम है? तो बोला कि ये सब खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक मैं काफ़ी कॉन्ट्रेक्टरी पॉइंट बोल रहा हूँ, मतलब मैं मानता हूँ काफ़ी रिलीजन्स में, हमारे कल्चर में काफ़ी चीज़ें बहुत सेंसिटिव है और उनको नहीं सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहिए, बट अगर हमको अपने रूट्स बचाने हैं, अगर हमें अपना कल्चर बचाना है, तो हमें ये करना पड़ेगा। आप सिंपल सी बात सोचिए ना, आज की डेट में हम लोग, अगर हमारे क्रिकेट मैच से पहले राष्ट्रगान होता है, स्कूलों में राष्ट्रगान होता है, अगर हम लोग उसे बंद कर दें पूरे साल के लिए, और सिर्फ साल में सिर्फ एक बार गाए, स्कूल में सिर्फ 15 अगस्त के लिए गाए, तो उसकी वैल्यू रह जाएगी, भूल जाएंगे बच्चे उसको। तो सेम वही चीज़ सर इसमें आता है। नहीं, तो आप जब विलेज टूरिज्म की जब आप बात करते हैं, जब आप लोगों को लेके जाते हैं, तो आपका टीम साइज क्या होता है? यू टॉकिंग अबाउट द स्टाफ या फिर पार्टिसिपेंट्स? एवरीवन, टोटल स्टाफ। जब कोई टीम अगर जाती है, Yes, sir. तो कितने लोग जाते हैं? सर डिपेंड्स, अगर आप विलेज टूर पे जा रहे हो तो वी टेक एट मैक्स 15 to 18 पीपल, अगर प्योरली विलेज टूर है। बट अगर विलेज टूर के साथ कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स या फिर ऐसा कुछ मैपडिन है, तो हम थोड़े ज़्यादा ब्रैकेट ले जाते हैं, 20 से 25 लोग। बट उनके साथ फिर क्या रहता है, हमारा जो इंस्ट्रक्टर और जो पार्टिसिपेंट रेशियो होता है वो मेंटेन होकर चलते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हर 5-7 लोगों के बीच में एक इंस्ट्रक्टर हो, एंड देन उनके सबके टॉप में एक आपका लीड इंस्ट्रक्टर, जिसको हम ट्रैक लीडर भी बोलते हैं या फिर लीड इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, वो रहता है। एक बहुत अच्छी बात आपने बोला कि एक लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो आपने बताई कि पर्पस क्या है आपका जाने का, क्योंकि हम सिर्फ माउंटेन्स में जाना चाहते हैं, और माउंटेन्स की जब बात करते हैं, उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, तो नैनीताल आता है या फिर मसूरी। लेकिन अगर हमें अपना पर्पस पता है कि हमें ट्रीज देखने हैं, हमें बर्ड्स देखनी है, तो फिर हम अपनी डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हैं, और उसके लिए हम ट्रैवल लॉग जैसी कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं, और वहाँ से हम अपने जो हमारा प्लान है उसको हम अच्छे से प्लान कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा। मैंने जैसे मैं आपको बताया, शुरू हमने ट्रैकिंग एडवेंचर स्पोर्ट से करा था, पर आई टेल यू समथिंग, आप एक बार गांव आओ, आप गांव का जीवन जियो। मतलब मैं इन सिंपल वर्ड्स में बोलता हूँ कि हम आपको समय में कुछ साल पहले पीछे ले जा देंगे। तो अगर आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो, तो हम कुछ लोगों में से हैं जो आपको करवा सकते हैं। बिकॉज क्या होता है ना सर, जब आप पहाड़ पे जाते हो,
एंड जब आप एक ऐसा लाइफस्टाइल देखते हो जो कि शायद आपके एंसेस्टर्स, आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी जीते थे, और जब वो चीज़ आप करते होते हैं, यू मतलब सबकॉन्शियस तो है ना, से हमारी जेनेटिक्स तो है ना, हमारे अंदर वो फील तो है ना कि हाँ हम लोग भी पहाड़ से हैं, तो आप वहाँ रिलेट कर जाते हो सर। क्योंकि चाहे कोई भी बंदा, चाहे आज के डेट में वो बैंगलोर रह रहा हो, चाहे वो दिल्ली रह रहा हो, उसके एंसेस्टर्स ने ये वाला लाइफ फेस करी है अपने उसमें, कि पानी कुएं से निकाल के लेकर आना, या फिर गधेरे से पानी भर कर लेकर आना, गांव में खेती खुद करना, हर इंसान ने, हर इंडियन ने लाइफ जी है। एंड जब आप साल में एक ऐसा प्रोग्राम करते हो जिसमें आप ऐसे गांव में जाते हो जहाँ आपको इतना प्यार और ऐसी एक्टिविटी जो कि शहर में नहीं करने को तो ये मिलती। सारी चीजें आप कराते हैं। यस सर। आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आप सर वहाँ पर गेहूं थोड़ा आप बीज पाएंगे, आप वहाँ पे सब्जी थोड़ा, राई पालक वगैरह ये सब थोड़ा लगा पाएंगे। हम लोगों को ये चीज अपने प्रोग्राम्स में कराते हैं। अब पीसी लूंग सुना होगा आपने, सिलबट्टे में पीसी लूंग पीसना, लोग हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं और जैसे ही चकते हैं पीछे बोलते मैं हैं। चाहूंगा कि आप उसकी कुछ फोटोग्राफ्स वीडियोस बिल्कुल, absolutely। पॉडकास्ट में इस समय आप ये कह रहे होंगे तो आप वो लगाएंगे। हमारे यूट्यूब पे भी है, अगर लोग देखना चाहते हैं हमारे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, मैं आपको लग भी दूंगा सो दैट यू कैन अटैच इट इन द वीडियो। मतलब जैसे मैं बोल रहा था कि आप एक बार पहाड़ों में आओ सर, मेरा पर्सनल फेवरेट विलेज टूरिज्म है। अच्छा, रिफ्रेश हो जाता है सर दिमाग, 4 दिन गांव में रह के और बिना फोन के, ज़्यादा नेटवर्क नहीं, लोगों के साथ, तो बड़ा अच्छा लगता है। एक समस्या और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो लोग रहते हैं वो है ओबेसिटी, मोटापा। ठीक है, आप विलेज टूरिज्म की तो बात कर रहे हैं, जो लोग दिल्ली से या बड़े बड़े शहरों से जो आपके पास आएंगे, क्या वो वहाँ पर कोप अप कर पाएंगे? आना तो वो चाहते हैं, लेकिन जैसे केदारनाथ में होता है कि फिर वो लोग घोड़े में बैठ के जाते हैं और वो सारी चीज़ें, तो उस चीज़ को आप किस तरीके से टैकल कर सर देखो, ये फिर से रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में आ गया है ना। घोड़े पे ऐसी जगह पे जाना ही क्यों जहाँ पर आप घोड़े पे बैठ के जा रहे हो। सकते? तभी हम लोग का क्या रहता है, एक स्टेप बाय स्टेप हिसाब रहता है। लेट्स से एक XYZ बंदा मेरे को कॉल करता है, फिर हमारी सेल्स टीम को कॉल करता है कि हाय माय नेम इज दिस एंड दिस, और मेरे पे इतनी इतनी डेट खाली, आप अपना कोई सर्विस बता दीजिए, मेरे को बस घूमने आना है। तो हमारी टीम क्या करती है, हमारी टीम सबसे पहले उससे पूछती है कि आपने पहले कोई एक्सपीरियंस लिया है ऐसा, या फिर आप पहले कोई, आपने, वो बोलता है नहीं मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। तो फिर हम उससे पूछते हैं कि आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, फिर आउटडोर्स में आप इंटरेस्ट रहते हैं। अगर वो बोलता है मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, या फिर वो नहीं भी बोलता है कि नहीं मैं कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलता हूँ, ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस होगा, तो हम क्या करते हैं उसके लिए बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। सबसे पहले उसे विलेज टूर करवा दिया, या फिर उसको एल्फेस्ट करके हमारे प्रोग्राम है जिसका अभी मार्च में 13 वर्जन है, मतलब 13 अलग अलग, मतलब 13 अलग, पिछले 13 महीनों में अलग अलग एल्फेस्ट के हम लोगों ने ग्रुप्स कराए उत्तराखंड के अलग अलग गाँव में। तो एल्फेस्ट करके एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग ग्रामीण पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स और बेसिक हाइकिंग वगैरह कराते हैं। तो इंसान क्या कर सकता है, पहले हमारे साथ आए, थोड़ा विलेज टूर का एक्सपीरियंस ले ले, थोड़ा बहुत हाइकिंग का एक्सपीरियंस ले ले, नेक्स्ट टाइम आए छोटे ट्रैक पे, चोपड़ा तुंगनाथ या फिर नागटिब्बा जैसे ट्रैक पे आ जाए और मैं ट्रैकिंग जर्नी वहां से शुरू करें, उसे पता चला अच्छा एग्जैक्टली ट्रैकिंग होती क्या है। बिकॉज मोस्टली लोग, मतलब 90% ऑफ पीपल आर कंफ्यूज बिटवीन ट्रैवल एंड ट्रैकिंग। आप विश्वास नहीं करेंगे, और लोगों की गलती भी नहीं है इसमें, क्योंकि कम्युनिकेट नहीं हो पाता है ढंग से। कई लोगों ने हमें ये बोला है कि सर यहाँ पर तो परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है, यहाँ तो परमानेंट टॉयलेट्स नहीं है। तो हम बोलते हैं यार, आप एक ऐसी जगह से जहाँ पर रोड आखिरी जा सकती थी, वहां से आप 10 किलोमीटर पैदल चलकर आए हो, हाउ कैन यू, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पर ये है। अब उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है। तो यही एक मिथ है जो कि लोगों को समझनी पड़ेगी कि अगर आप ट्रैकिंग के लिए आ रहे हो तो वो जो साइट सीइंग वाला एक्सपीरियंस है, जो साइट सीइंग वाला कंफर्ट है, आप टोटली अलग रखो। यू आर कमिंग फॉर दैट एडवेंचर, जिसमें आपको जिसमें हमारे आर्मी पर्सनल्स रहते हैं, कमांडो टेंट्स में रुकना पड़ेगा, स्लीपिंग बैग्स में आप रुको, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है। मैट्रेसेस में आप रुकते हो, स्नो के ऊपर आपके टेंट्स लगे रहते हैं, लश बुग्याल्स में आपके कैंप्स लगे हुए रहते हैं, तो दैट इज आल्सो एन एक्सपीरियंस। तो आप ट्रैवल में आप काउंसलिंग भी पहले करते हैं, उसके बाद ही आप प्लान करते हैं? एब्सोल्युटली, बिकॉज ऐसा है ना सर, हमारी कोशिश ये रहती है, हम ये नहीं चाहते कि एक ही बारी में आके एक ही बारी से उससे कमा के निकाल दे। हम चाहते हैं कि बंदा आए, उसे हम पसंद हो। अब मैं आपको अगर दिखाऊंगा, मैं आपको कुछ फुटेज भी शेयर करूंगा। अभी पिछला जो एल्फेस्ट 12 हुआ, उसमें जो एल्फेस्ट 2 में आ रखे थे, वो आ रखे थे लोग। अब मैं ऐसे ही मैं पूछता हूँ भाई क्यों आते हो, बोला हमें यही प्रोग्राम अच्छा लगता है, क्योंकि हर बार नए लोगों से मिलना होता है, आप छोटे ग्रुप्स लाते हो तो कन्वर्सेशन अच्छा होता है। बोला कि एक ने बोला यार मैं XYZ कंपनी के साथ गया था मन भाई, उसमें 30 लोग थे, मुझे आधे से ज्यादा लोग का नाम भी याद नहीं था। सेम हमारा भी रहता है कि सर अगर क्लाइंट हमारे पास आए तो हम याद रहे उसे, ताकि अगली बार कोई सर्विसेज के लिए वो आए तो कहीं और ना सोचे, वो बोले कि हाँ चलो इनको ही कॉल करता हूँ, इन्हीं के साथ जाऊँगा। तो कोशिश ये रहती है। जो लोग ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, या वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि जो उनका ट्रैवल एक्सपीरियंस हो वो बेस्ट हो? सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले तो इंसान को अपना पर्पस ढूंढना पड़ेगा, वो आ क्यों रहा है, उस हिसाब से वो हमारे जैसे ऑपरेटर्स को उसके साथ कनेक्ट करे, हमें अपनी नीड बताए, अपनी रिक्वायरमेंट बताए,
कि भाई मेरे को स्नो देखनी है या फिर मेरे को बुग्याल देखना है, मुझे फ्लोरा फौना देखना है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपको ऑप्शंस देते हैं, जो कि मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ। बिकॉज देखो एज अ बिजनेस हम लोग भी फिक्स डिपार्चर्स निकालते हैं जिसमें हाँ ग्रुप्स बनते हैं, लोग भरते हैं और फिर उस हिसाब से जाते हैं। बट साल में अगर आप 2 या 3 बार ट्रैवल कर रहे हैं तो आई बिलीव थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा करके, अच्छी रिसर्च करके आप अपने ट्रिप को और अच्छा बना सकते हैं मेरे हिसाब से। तो मतलब मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी ऑपरेटर्स पे ना जाते हो ट्रैवल लॉफ्ट में जाएं, क्योंकि ट्रैवल लॉफ्ट इस बात को समझता है तो अच्छे से प्लान आगे करेगा। सर ये तो मैं बिल्कुल सीना ठोक के बोल सकता हूँ कि ये यूएसपी हम लोग रखते हैं कि हम लोग कस्टमर को सिर्फ एज कस्टमर नहीं देखते हैं, फिर सिर्फ एक पैसे का जरिया नहीं देखते। जैसे मैंने बोला हम चाहते हैं वो फिर से हमारे साथ में है तो उसे वो वाइब होनी चाहिए। तो मेरे बहुत सारे कस्टमर 7वीं 8वीं बार आते हैं जो मुझे बोलते हैं अमन भाई ऐसा लगता ही नहीं वो कस्टमर्स है, मार्केटर्स बन गए हैं आज की डेट में। तो वो व्यवहार आपको अपने लोगों के साथ बनाना पड़ता है। कोशिश मेरी और हमारे पूरे स्टाफ की रहती है कि हम एज फैमिली सबको ट्रीट करें। बिकॉज जैसे हमारी ब्रीफिंग भी रहती है फर्स्ट डे ट्रैकिंग के टाइम पे या किसी भी टाइम पे, हम उन्हें बोलते हैं कि बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ कि अब अपने मोबाइल फोन्स, अपने कॉर्पोरेट की टेंशन, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स या कोई भी चीज़ आपने यहाँ छोड़ देनी है। आज से आपकी 4 दिन के लिए नई फैमिली है, ठीक है, और जो कि हम लोग जो अभी यहाँ पर खड़े हैं, तो 4 दिन जो हम टाइम स्पेंड करने वाले हैं हम इस न्यूज़ फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहेंगे। एंड जैसे कि हमारा रहता है ये फैमिली में अलग अलग फंक्शन, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, वो हम इस 4 दिन के टाइम में करते हैं। तो ऐसे हम लोगों को ग्रीट करते हैं। और जो लोग करियर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं माउंटेनियरिंग में, राइट, वो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? तो सर माउंटेनियरिंग बहुत वास्ट है। माउंटेनियरिंग में आपका ट्रैकिंग भी आ जाता है, जैसे मैंने एडवेंचर स्पोर्ट्स बताया वो भी आ जाते हैं। देन एक्सकवेशंस, कैनोइंग, बहुत सारी चीज़ें जो माउंटेनियरिंग के फील्ड में आ जाती है। बट अगर मैं उत्तराखंड के हिसाब से बताऊं या फिर अभी करंट के हिसाब से बताऊं, राइट नाउ इज़ अ वेरी नाइस टाइम। अभी आपने देखा होगा इंडिया के जो वित्त मंत्री हैं, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं मैम, उन्होंने भी अभी डे बिफोर यस्टरडे बजट में ये चीज़ बोली है कि ट्रैकिंग एंड हाइकिंग, मतलब आप ये टर्म्स उन्होंने मार्क करे, आप ये वेरीफाई भी कर सकते हैं एंड आप ऐड भी कर सकते हैं विद टेक्स्ट कि ट्रैकिंग एंड हाइकिंग आर द मेन सेक्टर्स वेयर उत्तराखंड एंड हिमाचल विद वर्क फॉर, एंड उसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करेगी। और आप सोच रहे होंगे कैसे हेल्प करेगी, तो आप केदारनाथ गए होंगे तो आपने पूरी पगडंडी बनी देखी होगी पत्थर की, वहाँ पे काफी ट्रैक्स में ऐसा नहीं है। या फिर बीच बीच में रैन बसेरी की बारिश हो रही है तो कहीं शेल्टर होम्स, कहीं बीच बीच में छोटे छोटे गेस्ट हाउसेज वगैरह। तो ऐसे थोड़ा रीडेवलपमेंट होगा तो फिर हमारी ऑडियंस को भी पता चलने लगेगा कि नहीं यार मसूरी से अलग कोई जगोल नाम की जगह भी है या फिर साकरी नाम की जगह भी है। अमन, माउंटेन क्लाइंबिंग का रिस्पॉन्स कैसा है देहरादून में? सर बुरा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। बिकॉज ऐसा है कि देहरादून के लोगों के लिए माउंटेन्स हमेशा से बहुत पास रहे, हाइकिंग वगैरह बचपन से हमारी मतलब हम लोग करते आए हैं। बट अगर मैं बोलूँ कि कोई एक्सपीरियंस कर लेता है एक बार तो उसे समझ में आ जाता है स्पोर्ट, एंड फिर ये भी पता चलता है कि यार इसमें सिर्फ थ्रिल नहीं है, सीखने के लिए भी काफ़ी कुछ है। एंड अब तो हमारे भाई राघव ज्वेल भाई, मैं देख रहा था अभी कुछ दिन पहले हरकीदून जा रखे थे, वहाँ रैपलिंग कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से हर किसी को ट्राई करना चाहिए। अब कोई ऐसा स्पोर्ट, कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि हमारे फौजी लोग कर रहे हैं, करते आए हैं, एंड अब हमारे सेलिब्रिटीज भी उन चीज़ों को प्रमोट करें, तो आई डू बिलीव कि हमारी यंग जनरेशन या फिर पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप शुड कम एंड ट्राई आउट सच एक्टिविटीज। एंड अगर उनको मौका मिल रहा है क्योंकि खुद की सिटी देहरादून में अगर ऐसी चीज़ें अवेलेबल है ना, तो व्हाई नॉट ज्वाइन। अमन, आपने आउटडोर एजुकेशन की बात करी, आप एडवेंचर स्पोर्ट्स को स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, छोटे बच्चों तक लेके जा रहे हैं, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है? तो पहले तो मैं आपको सर बहुत ही ब्रीफ में बता देता हूँ व्हाट इज आउटडोर एजुकेशन। सो जैसे कि नाम बता रहा है आउटडोर्स, आप आउटडोर्स में जाते हैं, आप नेचर एंड आउटडोर्स के थ्रू आप लर्निंग्स लेते हैं। तो इट्स बेसिकली टोटली एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसमें स्किल बेस्ड भी रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सपीरियंशियल रहता है, स्किल बेस्ड भी रहता है। जैसे मैं फॉर आपको एग्जांपल बताऊँ, एक्सपीरियंशियल कैसा है, आप नेचर वॉक पे लेके जा रहे हैं 2nd या 3rd क्लास के बच्चे को, आप उन्हें वहाँ पे जो वो किताब में पढ़ रहे थे कि इस ट्री को ये बोलते हैं, इस ट्री को ये बोलते हैं, हम उन्हें फिजिकली वो चीज़ वहाँ पर दिखा रहे हैं, तो वो मैप आउट और अच्छे से होती है बच्चे के दिमाग में। देन मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा एक 3rd क्लास से लेकर 8th क्लास तक का ये प्रोग्राम बन रखा है आउटडोर एजुकेशन का। तो जस्ट इन शॉर्ट आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए, 3rd क्लास के बच्चे को हम लोग स्मॉल वुड ट्रीटमेंट सिखाते हैं। उसमें क्या होगा कि हल्का सा कट लग गया है, थोड़ा सा ब्रूज आ गया, तो उसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, वो हम सिखाते हैं। फिर हम 5th क्लास के बच्चे को प्लास्टर ट्रीटमेंट सिखाते हैं, इन द सेंस कि वो ऑफ कोर्स प्लास्टर तो नहीं लगा सकता, पर अगर उसको अगर हो गया है, घर में किसी को हो गया, जानने वाले को किसी को हो गया है, तो उसे पता है कि हॉस्पिटल जाने से पहले की प्रोटोकॉल क्या होती है, जिसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। फिर हम 8th क्लास के बच्चे को ये सिखाते हैं कि पेशेंट असेसमेंट क्या होता है, कि लेट्स से
भगवान ना करे ऐसा हो कि कोई अपनी फैमिली के साथ, अगर फैमिली का कोई मेंबर अचानक से बेहोश हो गया, या फिर हम गांव में मार्केट में चल रहे हैं, मार्केट में कोई बंदा हमको अचानक से अनकॉन्शियस मिल गया, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप बताइए सर, अगर आपको कोई ऐसे अचानक से भीड़ में अचानक से बेहोश होकर मिल जाए, आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो देख के ये हैरान हो जाएंगे कि करना क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग कर रहे हैं फ़ोन करते हैं किसी को, या किसी हेल्प के लिए पुलिस को फ़ोन करते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें तो नहीं पता क्या करना चाहिए। तो अब मेरा ये कहना है कि क्यों, लेट्स से अगर एक 8th क्लास के बच्चे को, जो कि आई थिंक रफली 11 12 13 14 साल का रहेगा, 8th क्लास के बच्चे को अगर पेशेंट असेसमेंट आता हो जिसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है, लाइक लेट्स से बाय द टाइम कोई बगल में बंदा एम्बुलेंस के लिए कॉल कर रहा है, उसी में ही आप बैठ गए हो एंड आप देख रहे हो कि अच्छा ब्रीदिंग ले रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, सांस आ रही है, पल्स आ रही है ना, एयर में ऐसा तो नहीं गले में कुछ अटका हुआ है ना, बिल्कुल स्ट्रोक तो नहीं आ गया है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि आप जब आप बता रहे हो अपने, लेट्स से आप एम्बुलेंस को कॉल करो, आप उनको स्टेट बता रहे हो, या फिर जब एम्बुलेंस पहुंच जाती है, वो ऑफिशियल्स आ जाते हैं, आपका जो वैन में डॉक्टर होते हैं वो आ जाते हैं, आप उनको अपने इंटेंस दे सको, कुछ उनकी हेल्प कर सको, ताकि उनका टाइम बचे उस चीज में। क्योंकि आपको पता है सर, इंडिया में काफी कैजुअलिटीज इस वजह से हो जाती है क्योंकि वो टाइम पे जगह पे नहीं पहुंच पाता है ना। तो आई थिंक एक बच्चा जो कि इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो एंड आउटडोर एजुकेशन सीखे, नॉट ओनली मेडिकल बट और सारी चीज़ें, अपनी बैरियर्स हटाए, जैसे बच्चों में फियर ऑफ हाइट रहता है, कम्युनिकेशन से वो थोड़े डरते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, वो हर एक 8वीं क्लास के बच्चे में ही डेवलप होके आ जाए, तो आप खुद सोच सकते हैं वो कैसे स्टार्ट आउट करेगा बाकी लोगों में। तो आप क्या स्कूल्स में प्रोग्राम कर रहे हैं? यस एब्सोल्युटली सर, हम लोगों ने देहरादून में मोर देन 5 to 7 स्कूल्स को एजुकेशन प्रोग्राम्स करवाए हैं। तो ये सिंगल डे प्रोग्राम्स भी होते हैं, इन कैंपस प्रोग्राम्स भी होते हैं, वी टेक देम ऑन एक्सकर्जन्स आल्सो। हम काफी डिफेंस एकेडमीज के साथ काम कर चुके हैं, काफी एकेडमीज को हम लोग आउटडोर ट्रेकिंग पे लेके जा चुके हैं, नागटिब्बा, चोपटा तुंगना जैसे ट्रैक्स पे। क्योंकि क्या होता है ना सर, फिर इनके लिए जब हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ले जाते हैं तो इनके लिए ट्रैक नहीं होता है, इनके लिए एक OLP होता है। आप सोच रहे होंगे OLP क्या है, तो इट्स बेसिकली एक आउटडोर लर्निंग प्रोग्राम जिसका एक भाग है ट्रेकिंग, बट आप उसके साथ साथ और चीजें भी सीख रहे हो। बहुत सारी चीजें होती है ना सर, जब आप आउटडोर्स में जा रहे हो, आप बड़ी सिस्टम देखते हो, आप अपने जो पार्टनर है उसकी देखभाल देखते हो, है ना, आप डिहाइड्रेट ना हो रहे हो, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आप एक यंग एज में अगर सीख जाते हो तो आप बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट, एक अलग ही स्टैंड आउट करते हो आप। एंड अभी करंटली जो कि आप और हम लोग से रिलेट करेंगे, क्योंकि हम वो जनरेशन से शिफ्ट हुए हैं जिसमें फोन्स नहीं थे, है ना सर, मतलब हमने वो वाला टाइम भी देखा है जब फोन नहीं थे, जब आए हैं फोन वो टाइम भी देखा है, और जब एक्सप्लॉइट हो रहे हैं वो टाइम भी देखा है सर। तो अभी आप देखेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर टेक सेवी, है ना सर। मम्मी एंड पेरेंट्स की बहुत गलती होती है कि बच्चा अगर रो रहा होता है तो चुप कराने के लिए पकड़ा देते हैं। आप सर मेरी बात से रिलेट करेंगे बिल्कुल। हम लोगों ने बचपन में इसलिए मार खाई है कि मुझे खेलने जाना है क्रिकेट शाम को, और यहाँ अभी उल्टा हो चुका है, पेरेंट्स परेशान है कि हमारा बच्चा खेलने जा रहा है, बिकॉज सर क्रिकेट जब स्क्रीन पे मिल रहा है विद रिमोट कंट्रोलर, जब आप युवराज सिंह घर में बन सकते हो रिमोट कंट्रोलर, तो क्यों जाएगा सर बच्चा आउटडोर में? मुझे ट्रैवल लॉफ्ट से लगा कि ट्रैवल लॉफ्ट में एक बहुत बड़ा सोल्यूशन दे रहा है हर एक सेगमेंट में। बच्चों के लिए भी आपके पास कुछ है, पेरेंट्स के लिए भी है, और जो जिनकी एक लाइफ को जो मिस कर रहे हैं, जो आपने बोला कि आप टाइम भी ट्रैवल करा सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं चाहूँगा कि लोग आपसे जुड़े। समन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आज आपसे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली, कि हमने जाना कि हम किस तरीके की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, और आपने एक सोल्यूशन भी दिया कि हम किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपके पास ऐसी सर्विसेज है जो कि छोटे बच्चे से लेके एक 60-65 ईयर्स तक के ओल्ड के लिए ये सर्विसेज है। तो मैं चाहूँगा अपने ऑडियंस से, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार वो ट्रैवल लॉफ्ट में ज़रूर कंसल्ट करें, और जो लोग भी ट्रैवल की सोच रहे हैं वो एक बार ट्रैवल लॉफ्ट में कॉल ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।